इनकम टैक्स, चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लास 1। क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के कितने हेड हैं? 5 हेड्स हैं। कौन कौन से 5 हेड हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो नौकरी करोगे तो सैलरी, रेंट की इनकम आएगी तो हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन असेट्स बेचने पे आएगा, और लास्ट हेड जो चारों में इनकम नहीं आई वो किस हेड में कवर होगी? लास्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगी। ये बात आप करते रहे हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है इस चैप्टर के अंदर, कैसे इनकम सोल होगी किसी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी की। अगर घर या दुकान किराए पे दें तो उस पे टैक्स कैसे लगेगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन 22, जो बेसिस ऑफ चार्ज बताता है। क्या कहता है? एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग, वर्ड क्या लगा है? बिल्डिंग, कैन बी असेस्ड अंडर दिस हेड। यानी ये कह रहा है कोई बिल्डिंग इस चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी में तब आएगी, क्या? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। खाली प्लॉट का किराया हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। सेक्शन 22 कहता है बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग, चाहे वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लेट आउट की है तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, उसकी कमाई किस चैप्टर में पड़ी जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। इसका मतलब यह हुआ खाली प्लॉट का, इट मींस प्लॉट का रेंट किस चैप्टर में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं, क्योंकि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। खाली प्लॉट है, बिल्डिंग नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं। क्लियर? यानी कहने का मतलब खाली प्लॉट का किराया टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। क्लियर? अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। एक्चुअल में पता क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट आता है ना, मान लो 1 लाख, उसमें से स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिल जाती है। स्टैट्यूटरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कितनी मिल जाती है? 30%। मान लो लाख कमाया, 30% कितना माफ? 30। सबको माफ। आपका एक्चुअल खर्चा कितना लगा बताने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में आपको 30% क्या कर देगा? फ्लैट माफ कर देगा। तो आपको टैक्स कितनी इनकम पे देना पड़ेगा? टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितनी आएगी आपको? 70। क्यों है ये 30%? क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन लगता है, रिपेयर लगती है, वैल्यू रिडक्शन कई वजह से होती है, पुराना होके वैल्यू रिडक्शन होती है, आप बार बार किराया मांगने जाते हैं, कलेक्शन चार्जेस लगते हैं, कोई वो लैंड के ऊपर कोई चार्ज होता है, चार्ज किसी को शेयर देना पड़ता है थोड़ा बहुत हिस्सा, चार्ज ऑफ लैंड, तो सब आ गया भैया। इंटरेस्ट को छोड़ के और म्युनिसिपल टैक्स को छोड़ के एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर 30%। लेकिन जब खाली प्लॉट होगा उसका डेप्रिसिएशन लगता है, रिपेयर होती है? नहीं होती ना। म्युनिसिपल टैक्स भी ना बराबर है, कई जगह तो लगता नहीं, कई जगह लगता है तो बहुत ही नेग्लिजिबल, बिल्डिंग पे लगता है। इसलिए इन्होंने प्लॉट की कैटेगरी ही क्या कर दी? अलग। हाउस का मतलब कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। अब एक स्टूडेंट कहता है जी बिल्डिंग का मतलब क्या है? कहता है जी इस तरह से एक घर बना हुआ है, ऊपर क्या है? वो टिन वाली छत है, बिल्डिंग है? तो और क्या, बिल्डिंग है। जिसमें रहा जा रहा है तो वो बिल्डिंग है। उसके ऊपर क्या है? टिन की हो, मार्बल की हो, या वो लकड़ी का बैम्बू की बना के लगा लेते हैं, या बढ़िया आरसीसी डाल लेते हैं। भैया वो घर ही तो है। बाजार में आपको कपड़े के शोरूम फैशन कैंप के साथ बने हुए हैं, जिन्होंने क्या है वो ऊपर इस तरह की टिन की शेड डाल रखी है, तो बहुत जगह है।
ऐसी जो लोग क्या करते हैं, टेम्पररी शेड बना लेते हैं बजाय परमानेंट लेंटर डालने के आरसीसी, तो वो क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। क्लियर। अब ऋषभ कह रहा है सर बढ़िया मजबूत हट बनाई हुई है, प्लॉट है, प्लॉट में ना बढ़िया अपना लकड़ी का सिस्टम कर करा के बढ़िया हट बनाई हुई है, सीमेंटेड सीमेंटेड कुछ नहीं, पर सब देखो नॉर्मली अगर इस तरह की टेम्पररी हट है छोड़ दो, इट विल नॉट बी कंसीडर एज बिल्डिंग। फिर अगला क्वेश्चन, ईशान कहता है मान लो सर घर है आधा अधूरा तैयार है, टूटा फूटा, कंप्लीट नहीं है ना, छोड़ो वो घर दुकान अभी बिल्डिंग ना मानो। डिलापिटेटेड है, डिलापिटेटेड मतलब डिलापिटेटेड हाउस, जैसे होता ना खंडर, गिर गया छोड़ के भाग गए घर वाले कि कभी रात को सोए रह जाए, ऊपर ही आ जाए सारा सिस्टम, होता है ना कि पुराना हो जाए तो ऊपर से गिरने का डर रहता है, वो डिलापिटेटेड हाउस है। आप कहते हो सर इसको भी घर मानोगे क्या, सरकार कहती है देखो ऐसा है, पता लगाओ इसका ये रहने लायक है कि नहीं, उस पे पानी का मीटर चल रहा है, बिजली का मीटर चल रहा है, टेलीफोन का कनेक्शन चल रहा है, इट मींस वो घर है। अगर वो डिलापिडेटेड है, खंडर है, रहने लायक नहीं, तो उसमें ना पानी का कनेक्शन चलेगा ना बिजली का कनेक्शन चलेगा, और कौन चला रहा है वहां, रहते नहीं तो चल रहे हैं ना, बिल आ रहे हैं, इट मींस वो रहने लायक है। क्लियर। कभी आप ट्रेन से जाओ, ट्रेन जाते हुए रास्ते में ना कई घरों पे अबेंडन लिखा होता है, अबेंडन बिल्डिंग, अबेंडन मतलब ये डोंट यूज इट। कभी बेचारा कोई पैदल मांगने मुंगने वाला बेचारा घूमते फिरते सोचे किसी बिल्डिंग में रेस्ट कर लेता हूं, आज यहीं सो जाता हूं, और वो बिल्डिंग रात को गिर जाए और वो मर जाए, और आप रेलवे को कहो कि तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे दब के मरा है इसलिए क्लेम दो, तो रेलवे उससे बचने के लिए क्या लिख देता है खंडर बिल्डिंगों पे। अंग्रेजों के टाइम की कई बिल्डिंगें हैं जिसमें कोई नहीं रह रहा, गिर गुर गई, कबूतर घूमते हैं उसमें बस, तो उसमें अगर कोई रह जाए तो रेलवे की जिम्मेवारी है क्या, रेलवे किराया ले रहा है उसका। फिर भी रेलवे ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या लिख दिया होता है उस पे, अबेंडन्ड बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग क्या है, यूज के लायक नहीं है, डोंट यूज इट। कल को गिर जाए हमें मत कहना, राह चलता कोई रुक जाए तो जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ये सामने म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग है, अभी अब तो म्युनिसिपैलिटी शिफ्ट होगी, इसमें मैंने खुद देखा हुआ है, बंदा ऊपर काम कर रहा था नीचे चला गया, गिर गई, पुरानी थी, अंग्रेजों के टाइप की बिल्डिंग थी, मिट्टी का, और वो पुराने जमाने का सिस्टम था, तो काम करते करते नीचे ही, पर वो मिट्टी का सारा सिस्टम था, थोड़ी बहुत चोट लगी बच गया वो। तो चलो कहने का मतलब बिल्डिंग हो, खाली प्लॉट ना हो, रहने लायक बिल्डिंग हो, दुकान करने लायक बिल्डिंग हो, तंबू टेंट ना हो, ठीक है ना, टेंट वगैरह इस चैप्टर में नहीं आते। तो बिल्डिंग कहता है कोई इनकम्प्लीट जो पार्ट है ना, नीचे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है इनकम्प्लीट बिल्डिंग, अधूरी है, बिल्डिंग डिलापिडेटेड है, डिस्ट्रॉयड है, रहने लायक नहीं, तो उनको आप रहने लायक नहीं, तो ऐसी बिल्डिंग को इंक्लूड हाउस प्रॉपर्टी में मत करना। ये हाउस नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का, ये रहने लायक यूज करने लायक नहीं है। ठीक, बिल्डिंग से मतलब परमानेंट नेचर की बिल्डिंग। सुनो, अगर कोई मैरिज पैलेस किराए पे दे रहा है, मैरिज पैलेस या होटल लेट आउट कर रहा है फॉर अ डे, तो भैया ये क्या है, बिजनेस की इनकम है, बिजनेस इनकम में जाएगा ये पीजीबीपी, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं। क्या मैरिज पैलेस महीने के लिए बुक होता है, शादी हुई बात खत्म, होटल 2 दिन 3 दिन रुके बात खत्म। क्या होटल इस तरह होते हैं क्या महीना महीना किराए पे परमानेंट चढ़ते हैं, नहीं, और वो होटल का किराया आपको पता भी है, बिल्डिंग का किराया होता है क्या वो, उसमें क्या होता है, बिल्डिंग जब भी कोई जरूरत हुई तो वहां फोन इंटरकॉम लगा होता है, या फिर वो बेल पुश दबाया बंदा भगा था, हाँ जी बताइए क्या काम है, ठीक, वो सारी फैसिलिटी, पार्किंग भी होती है सब। तो होटल कोई बिल्डिंग के किराए देने के लिए बना है नहीं, होटल में तो और फैसिलिटीज भी होती हैं, नहाने के लिए गर्म पानी भी है, गीजर भी है, एसी भी है, ठीक है ना, बेडशीट भी, सफाई करने वाला सफाई भी करके जाता है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तब जाके वो आपसे किराया लेते हैं, और वो परमानेंट नहीं, 1 दिन 4 दिन 3 दिन, तो वो बिजनेस का पार्ट है। उनका रेंट किस चैप्टर में जाने वाला है, रेंट विल बी कवर्ड अंडर पीजीबीपी, इनका रेंट पीजीबीपी में जाने
वाला है। क्लियर? तो बिल्डिंग का मतलब मंथली जैसे परमानेंट किराए पे दो तो हाउस प्रॉपर्टी में पड़ा जाएगा। ठीक है? जो ये मैरिज पैलेस हो गए, ये जो होटल हो गए, ये बिजनेसमैन हैं, इनकी इनकम बिजनेस में आएगी, ना तो हाउस प्रॉपर्टी। ठीक? खाली प्लॉट का किराया कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में बता चुका हूं। ठीक? समझ आया? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, बिल्डिंग यूज के लायक हो, टेम्परेरी नहीं परमानेंट लेट आउट करो। समझाया? चलो आगे। और वो कोई दिक्कत नहीं, मेरी एक बिल्डिंग थी, मैंने नवरत्न को किराए पे दे दी बिजनेस करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग है, किराएदार को किराए पे दी है, क्या गलत है? किराया किस चैप्टर में फॉल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कहता असेसी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जिस बंदे की इनकम की बात कर रहे हो वो बंदा क्या होना चाहिए? ओनर। तो आपके माइंड में आएगा कि सर ओनर होगा तो ही किराया मिलेगा, ओनर नहीं होगा तो किराया कैसे मिलेगा? नहीं, सब लेटिंग जो है हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, अदर सोर्सेज में जाएगी। सब लेटिंग, नीचे पॉइंट नंबर 4, समझ गए? सब लेटिंग, मान लो एक ट्रिपल स्टोरी घर है, स्टोरी 1 2 3, ठीक है? ये घर कुणाल का है, कुणाल को मैंने कहा कुणाल यार किराए पे दोगे, एक फ्लोर चाहिए, क्या कौन टेंशन ले, 3 किराएदारों से कौन माथापच्ची करे, किसी से किराया मांगने जाओ वो अपनी राम कहानी सुनाता है, फिर दूसरा फिर तीसरा, मैं तो भैया एक ही आदमी को किराए पे दूंगा। बड़े लोग ऐसे होते हैं ना, कौन टेंशन ले यार अलग अलग, मैं तो सर एक बंदे को दूंगा, तीनों फ्लोर का 30,000 किराया। मैंने कहा भाई मेरे को तो 1,000 एक ही चाहिए, तू एक 11-12,000 ले ले 10 की जगह। चल, क्या सर मैं 10 ही लेने थे पर लेकिन मैं नहीं देने वाला सर, मैं तो तीनों फ्लोर दूंगा। सर आप दे दो आगे किराए पे, ऐश करो, मैं अलाउ करता हूं, आप दे दो आगे, मेरे को 30 दे दो। तो ये पूरे का किराया कितना है? 30,000 रुपए पर मंथ। आपने खुद एक सेल्फ यूज किया, एक खुद के यूज में लाए, बाकी 2 क्या कर दिए? फर्दर सब लेट कर दिए, किराएदार दे एट द रेट 24,000 रुपए पर मंथ। किराएदार को 2 फ्लोर का किराया कितना पड़ा? 2 फ्लोर का 30,000, 3 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का कितना किराया पड़ा किराएदार को? 20,000 रुपए पर मंथ पड़ा ना 2 फ्लोर का, 2 फ्लोर का किराया 20 पड़ा, 4,000 रुपए महीना उसकी जो कमाई है वो कौन सी कमाई है? सब लेटिंग की इनकम है। 12 महीने के कितने बच गए आपको? 48। ये किस चैप्टर में जाने वाले हैं? ये टैक्सेबल है अंडर, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि ना तुम्हारी बिल्डिंग टूट रही, ना कोई रिपेयर करवानी पड़ रही, यू आर ऑल्सो एन टेनेंट, आप टेनेंट हो, टेनेंट आगे लेट आउट कर दे सब लेटिंग, तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं, ये क्या है? अदर सोर्सेज। समझ आई बात? किसी को डाउट? इट विल बी कवर्ड अंडर अदर सोर्सेज। क्लियर है ना? आप मालिक होनी चाहिए तो हाउस प्रॉपर्टी है, किराएदार किराए पे देगा तो किस चैप्टर की इनकम होगी? अदर सोर्सेज। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है इसमें? थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन कहता है प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन बाय ऑनर। मालिक खुद के बिजनेस में प्रॉपर्टी को यूज ना करे, मेरी बिल्डिंग मैं खुद का बिजनेस ना करूं, अगर मेरी बिल्डिंग का मालिक मैं हूं और मैं उसको खुद के बिजनेस में यूज करता हूं तो देन इट विल बी कंसीडर एज बिजनेस प्रीमाइसेस, वो बिजनेस प्रीमाइसेस हो जाएगा। ठीक है ना? वो हाउस प्रॉपर्टी के पहुंच के बाद। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूछोगे? क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर खुद के बिजनेस में यूज करता है तो वैसे भी सर किराया आएगा ही नहीं, पढ़ेंगे क्या? फिर ईशान सोच रहा है कि सर खुद का घर हो उसमें रहता हो तो भी किराया नहीं आता, सर टैक्स लगेगा ही कहां, हाउस प्रॉपर्टी होगा नहीं? नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है अगर कोई बिल्डिंग है, आप उसके मालिक हो, उसमें रह रहे हो, तो इट विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। टैक्स नहीं लगेगा वो एक अलग बात है, पर विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन एक बिल्डिंग जिसमें आप खुद बिजनेस कर रहे हो, इट विल बी कवर्ड अंडर द बिजनेस प्रीमाइसेस, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखना इसको और क्लियर करता हूं, ऐसा क्यों? सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, 2 एंड
इंडिविजुअल और एचयूएफ। परिवार का भी घर होता है, कंपनी का घर होता है क्या? एओपी नहीं, वो लाइविंग है, रहेंगे का कंपनी रह सकती है क्या कहीं? रहेगा तो कौन? इंडिविजुअल या एचयूएफ। फर्म का भी कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं होता, फर्म रहेगी क्या? फर्म एक नॉन लाइविंग पर्सन है। एचयूएफ इंडिविजुअल को इनकम टैक्स ने कहा कि तुम्हारे पास कितने घर हैं? 2 घर माफ हैं। 2 घर हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? माफ। मोर देन 2 हाउस का एक आदमी मालिक है तो फालतू वाले घर को क्या मानना पड़ेगा? डीम्ड टू बी लेट आउट, और उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स। पर 2 घर हाउस प्रॉपर्टी में माफ हैं। पिछले से 2 साल पहले तक ये रूल है, उससे पहले चला जाऊं तो 1 घर माफ होता था। अब क्या टाइम बदल गया, लोग एक के बाद एक बनाना पसंद करते हैं, 2-2 घर रख लेते हैं, कई बार एक बड़े शहर में एक छोटे शहर में। इनकम टैक्स ने कहा कोई मर्जी शहर हो, 2 घर माफ है एक आदमी को। 2 से ज्यादा जितने भी होंगे डीम टू बी लेट आउट, उनको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। मान लो आपके 3 घर हैं, एक 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 4 हो गए ये तो, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या आपके? सेल्फ ऑक्युपाइड। राम कुमार नाम का आदमी है, 4 घरों का मालिक है, 4 में रह रहा है। एक में खुद रह रहा है, एक में एक बच्चा है, उसकी फैमिली, बच्चे, और वो इस तरह करके एक में इसके पेरेंट्स रह रहे हैं। 4 घर के 4 घर सेल्फ ऑक्युपाइड हैं, किराए पे नहीं गए हुए, ना कोई बिजनेस चल रहा, रह रहा है। ये परिवार इतना बड़ा है, राम परिवार का परिवार रह रहा है। तो इनकम टैक्स क्या कहता है? लोगों को एक घर नहीं मिलता रहने के लिए, तू 4-4 लिए बैठा है हिंदुस्तान में, तो आपको क्या माफ होंगे? 2 माफ। 2 से ज्यादा जितने हैं वो टैक्सेबल, कितने ज्यादा हैं? 4 हैं, तो 2 क्या होंगे? टैक्सेबल। माफ कौन सा करवाना है ये आपकी चॉइस है, कौन सा माफ करवाएंगे? क्योंकि ये वाले घर बड़े हैं, इनका किराया मार्केट में क्या होगा? ज्यादा। इन दोनों को क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। इन ये क्या होंगे? टैक्सेबल। किस चैप्टर में? हाउस प्रॉपर्टी। अब टैक्स लगेगा कैसे? किराया तो आता नहीं, कहता है बाय टेकिंग नोशनल रेंट। एक्चुअल रेंट तो आता ही नहीं, खाली मतलब खुद रह रहे हैं, कोई बात नहीं आता तो कहता हमारे पास सारे तरीके हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, इनकम आ नहीं रही तो भी इनकम मान ली जाएगी। नोशनल रेंट, नोशनल रेंट कहां से पता करेगा इनकम टैक्स? म्युनिसिपैलिटी से पूछेगा, आसपास के एरिया में पूछेगा, वहां से इनकम टैक्स आपके घर का किराया बना लेगा। पता लगता है इतने साइज वाला घर आसपास के एरिया में कितने किराए पे चढ़ा हुआ है? 2 लाख। छोटे वाला घर 1.5 लाख, तो इनकम टैक्स कहता है 3.5 लाख रुपए तुम्हारे घरों का किराया मान लो, 30% स्टैट्यूटरी काट के क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। समझ गए? यानी मैं किसी घर में रहता हूं तो उसे इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। और अगर मैं घर में रहता नहीं, दुकान करता हूं, तो उसे इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं जाएगा। उसे किस चैप्टर में पढ़ा जाएगा? बिजनेस प्रीमाइसेस, उसके खर्चे बिजनेस के चैप्टर में जाएंगे। समझ आया? लेकिन ये मेरा एक घर है या दुकान है, शॉप बिल्डिंग, लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। मैंने क्या किया? ये दुकान बिजनेस पर्पस के लिए किसी को क्या दे दी? किराए पे। किराया 2 लाख रुपए पर annum। क्या होगा इसका बोलो? 2 लाख पर annum किराया क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ूंगा कि नहीं? पढ़ोगे। यस, कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। क्यों कवर्ड है? क्योंकि लेट आउट मींस लेट आउट, वेदर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर कमर्शियल पर्पस। किराए पे दिया तो ये हाउस प्रॉपर्टी है, खुद के बिजनेस में यूज किया तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। समझ आई बात? बोलोगे डाउट? चलो एक केस और बताना। अपने इंस्टीट्यूट के 3 फ्लोर हैं, ठीक है। मान लो मैं एज अ प्रोपाइटर इसके ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर कह लो, नहीं चलो ग्राउंड फ्लोर पे मैं अपना ऑफिस चलाता हूं, सीए का ऑफिस प्लस कोचिंग चलाता हूं। इसमें मेरी फैमिली रह रही है, सेल्फ ऑक्युपाइड, फर्स्ट फ्लोर मान लो मेरी फैमिली रहती है। ये एक और फ्लोर बना लेते।
लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए 2 लाख रुपए पर annum किराए पे दिया। ये लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, मैंने कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दिया 3 लाख रुपए पर annum। बोलो क्या हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा जाएगा, कौन सा नहीं पढ़ा जाएगा, क्या कहते हैं बोलो। 4 फ्लोर है, एक में दुकानदारी, एक में मैं फैमिली के साथ रहता हूं, बाकी 2 फ्लोर में एक मैंने रहने के लिए किराए पे दे दिया और एक बिजनेस के लिए किराए पे दे दिया। क्या होगा, इसको तो हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ते ही नहीं, क्योंकि ये क्या, एसएससी मस्ट नॉट यूज द बिल्डिंग इन ओन बिजनेस और प्रोफेशन। सेक्शन 22 कहता है कि ये तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्लियर है, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं। अब आ जाओ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पे। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हाउस प्रॉपर्टी है खुद की बिल्डिंग में बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, रह रहे हो, पर ये कवर का होगा हाउस प्रॉपर्टी में, माफ हो जाएगा, 2 घर माफ है, कोई दिक्कत नहीं, पर है तो हाउस प्रॉपर्टी। ये वाले दोनों भी किसमें पड़े जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी। और लेट आउट है, लेट आउट है, इसकी क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्स लगेगा। किराएदार को दो रहने के लिए या बिजनेस के लिए फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, समझे, किराएदार दुकानदारी कर रहे हैं या रह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किराया आ रहा है, टैक्स लगेगा। खुद के बिजनेस में यूज करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। कोई डाउट, तीनों कंडीशन समझ आई क्या, सेक्शन 22 की तीनों कंडीशन, कि भाई कह रहा है देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, सेकंड assessee must be owner of the property, subletting other sources में जाएगी। थर्ड, you must not use the building in own business or profession, तो आप ओनर हो, खुद के बिजनेस प्रोफेशन में बिल्डिंग को यूज ना करो। अगर करा खुद के बिजनेस प्रोफेशन में यूज तो क्या दिक्कत आएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा, बिजनेस प्रीमाइसेस बन जाएगा। क्लियर कह रहा है, बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, छत हो या ना हो, मतलब रहने लायक हो, सीधी बात है। आरसीसी ना हो, बेम्बू की छत है या टेंट है, बाकी 4 दीवारी है, चल जाएगा, रहने लायक है, बिजली पानी चल रहा है, तो इसका मतलब रह जा रहा है उसमें, बात ये है। क्लियर। अब देखो कंडीशन नंबर 4 तक अपन ने पढ़ लिया। स्टैच्यूटरी डिडक्शन सब लेटिंग में नहीं मिलती क्योंकि वो अदर सोर्सेज में चली जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। फिफ्थ पॉइंट, फॉरेन में वो है बिल्डिंग, तो क्या हुआ, फॉरेन में बिल्डिंग है, वो इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी। मान लो आपने कनाडा में घर ले लिया, किराए पे चढ़ा दिया, उसका किराया इंडिया में ले रहे हो, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी है। टैक्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग कि आप कितने दिन इंडिया में हैं, कितने दिन फॉरेन, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में रहते हैं तो पूरी वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, तो वो बिल्डिंग भी बिल्डिंग है, क्या हो गया, फॉरेन में हो चाहे इंडिया में, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, इनकम आएगी तो उस पर नॉर्मली टैक्स है। अगर आप इंडिया वाले हो तो टैक्स देना पड़ेगा। चलो, अब ये कहता है अगर एसएससी बिल्डिंग को लेट आउट करता है, चाहे ये उसका काम है, ये पॉइंट बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि बिल्डिंग किराए पे देना मेरा काम है, तो ये बिजनेस की इनकम होनी चाहिए ना, भाई मेरा काम है बिल्डिंग के किराए पे देना, बिजनेस की इनकम होना चाहिए, पर इनकम टैक्स कहता नहीं, इवन लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज योर बिजनेस, देन ऑल्सो रेंटल इनकम विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। आपका फायदा कर रहा है इनकम टैक्स, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में 30% क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। बिजनेस में डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिजनेस में तो जो रेंट आया P&L में क्रेडिट और एक्चुअल खर्चे डेप्रिसिएशन डेबिट ऐसे होगा। यहां पे एक्चुअल खर्चे नहीं, यहां पे क्या 30% सीधा उड़ जाएगा। क्या था, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज योर बिजनेस, देन आल्सो इट विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ठहरो, मान लो एक पीजी है, ब्रदर पीजी, सिस्टर पीजी, कुछ भी मान लो, एक पीजी है, नाम कोई भी रख लो इसका, अपने आसपास पीजी बने हुए ना, चलो पीजी है, इसका ये कमरा है जिसमें ईशान और कुणाल रहते हैं इस कमरे में, ठीक है, इसका किराया 7,000 रुपये महीना। सामने वाले से ईशान ने पूछा कि भाई साहब बिल्डिंग का बता दो और खाना पीना हम अगर बाहर खाएं तो और यहां खाएं तो, वो कहता भाई ऐसा देख, 5,000 तो रूम का रेंट है, रूम का, ठीक है, 2,000 रुपये एक बच्चे का खाने पीने का, ये क्या है, फूड वगैरह का, फूड एक्सेट्रा। बिल्डिंग का अकेले का 5, खाना पीना थोड़ी फैसिलिटी और सब मिला के 2,000।
तो फिर तो ये सेपरेबल है ना, सेपरेबल है। फिर तो बिल्डिंग का मालिक इसे कौन से चैप्टर में ले जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। ये टैक्सेबल का होगा, सस्ता बनाया खाना महंगा बेचा, लाइक होटल्स डब्बास। तो ये क्या है, ये पीजीबीपी, ये किराया या चार्जेस कहां जाएगा, पीजीबीपी। समझ आया भी, अगर नहीं खाओगे तो 5,000 दे दो, खाओगे तो 7,000 दे दो। तो बिल्डिंग वाले का 5,000 रुपए महीना कहां जाने वाला है, हाउस प्रॉपर्टी। 2,000 रुपए लेगा तो वो किस चैप्टर में जाएगा, बिजनेस। क्लियर। इसके बाद ये ब्रदर पीजी था, इसके पास एक और पीजी है, उसका नाम है सिस्टर पीजी। उसमें 2 गर्ल्स हैं, एक्स और वाई, वो रहती हैं इस पीजी में। इन्होंने पूछा क्या किराया है सर इसका, तो उसने कहा 9,000 रुपए महीना, साथ में एसी वेसी भी चलेगा। 9,000 रुपए महीना। सामने वाला पीजी 7,000 देता है, वहां एसी नहीं चलता। हमने कौन सा पूछा है, क्या नहीं बता रहा हूं, कहीं आप कंपेयर करो, 7,000 की जगह 9,000। फिर गर्ल्स में से किसी ने कहा कि सर हम खाना वाना तो खुद बना लें, गर्ल्स तो बना सकती, बॉयज तो करें भी क्या, या बनाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा खाने। तो 9,000 रुपए महीना है। अगर आप वो कहते हैं जी खाना हम ना खाएं यहाँ पे, मतलब अपना बना लें या घर से आ जाए हमारे, ठीक है, तो वो कहता है फिर किराया लगेगा 9,000। क्या बात है, कहता है खाओ ना खाओ किराया 9,000 है। आपने कहा ये मतलब क्या हुआ ऐसे, वो कहता है देखो बेटा ऐसा है, जो अंकल है वहां का पीजी वाला या आंटी है कोई, तो वो कह रही बेटा ऐसा है, हमारे यहाँ तो कुक आ गया, हमने किचन वो सेट कर लिया, उस हिसाब से बंदे रख लिए, एक आधा सर्व करने वाला रख लिया, हमारे खर्चे तो पड़ने लग गए ना। अब ना भी खाओगे तो हमारा कुक कोई कम पैसे थोड़ी ले लेगा, जितने बच्चे ठहर सकते हैं इसकी कैपेसिटी उसी हिसाब से हायर किया हुआ है, केयर टेकर हायर किया हुआ है, हमारे तो खर्चे नहीं पूरे होने, हम कोई रूम नहीं देते, रूम तो बाहर ले लो, फिर हमारे तो खाओ ना खाओ 9,000 रुपए। वैसे खा लेना बेटा आप, 9,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो इसमें सेपरेबल है क्या खाना और रहना, सेपरेबल है, नोट सेपरेबल, खाना और रहना नोट सेपरेबल, जो रेंट है वो सेपरेबल नहीं। तो इनकम टैक्स कहता है भैया सेपरेबल देना, सारा उठाओ, कहां ले जाओ, ऑल 9,000 पर मंथ, किस चैप्टर में ले जाओ, पीजीबीपी। नहीं होता सेपरेबल तो सारा पीजीबीपी। पीजीबीपी में एक्चुअल खर्चे डाल पाओगे, P&L में डेबिट, खाने का बिल, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, 30% माफ वाला रूल नहीं लगेगा। इसलिए आपके लिए फायदे की बात है, हाउस प्रॉपर्टी में आए तो मुझे लगता है फायदा ज्यादा है। एक्चुअल खर्चे इतने डेप्रिसिएशन रिपेयर नहीं होते, अगर एक्चुअल ज्यादा होते हैं रिपेयर डेप्रिसिएशन तो फिर पीजीबीपी भी बढ़िया है, क्योंकि 30% से भी ज्यादा काट सकते हो, वहां एक्चुअल सबूत देने होंगे। समझ आया। तो मेरा कहने का मतलब ये पीजी किराए पे देने का काम है ना, पीजी किराए पे देने का काम है। देन ऑल्सो बिल्डिंग का रेंट किस चैप्टर में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी। इस पे कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन होटल क्या है, होटल प्योर एक बिजनेस है। और एक केस में कहा गया कंपनी जिसका मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लोज किस में होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किराए पे देना क्या है, बिजनेस है, इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये इनकम पीजीबीपी में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। एक कंपनी है जिसके मेमोरेंडम में मेंशन है कि हमारी कंपनी बड़ा मॉल क्या कोई राम कुमार श्याम कुमार बनाता है क्या, इतने बड़े बड़े लांटे मॉल बनाना, चंडीगढ़ में एम्बियंस मॉल, गुरुग्राम में बहुत बड़े बड़े मॉल, ये कोई आम आदमी के बस क्या गया, करोड़ों अरबों रुपया चाहिए, तो ये तो बनाती है कंपनी। और किराया कितना लेती है कि वो हॉल का शहर के हिसाब से, कितना बड़ा शहर है कितना छोटा शहर है उस हिसाब से किराए, उस हिसाब से रेट भी ज्यादा है। वहां जयपुर में एक शायद आईटीसी नाम है उसका, आईटीसी। तो ये बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो इनके किराए कमाने के लिए तो किराए पे देते हैं, बेचते थोड़ी हैं, वो दुकानें किराए पे देते हैं। तो ये तो कंपनीज बनाती हैं जिनका मॉल बनाना पर्पस क्या है, किराया कमाना। तो ऐसे केस में कोर्ट ने कहा कंपनी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, कंपनी की इनकम क्या होगी, पीजीबीपी, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्ट क्लोज ये है। कोई इंडिविजुअल 2-4 घर बना के किराए पे दे भी दे तो उसकी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो खाना वाना बीच में अलग नहीं होता तो सारे ही क्या मान लेंगे, पीजीबीपी। क्लियर, बोलोगे डाउट, समझ आया। तो ये बता रहा है लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज योर बिजनेस, देन आल्सो इट विल बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। जैसे स्टूडेंट हॉस्टल बना रखा है, किराया ले रहे हो बिल्डिंग का, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन कंपनी का केस बता चुका हूं अभी। चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने कमिश्नर इनकम टैक्स के साथ ये झगड़ा था, मेमोरेंडम में लिखा था, तो कोर्ट ने माना इसे क्या माना जाए, बिजनेस इनकम। सही है, बोलोगे डाउट? चलो एक और बात, ये घर है एक, ये घर मिस्टर अक्षित एंड मिसिज अक्षित खुशी खुशी इस घर में अच्छे से रहते हैं, इस घर के मालिक हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 26 कहता है ज्वाइंट ओनर है इस घर के, क्या है, ज्वाइंट ओनर। तो इनकम टैक्स कहते हैं ये दो घर नहीं, एक घर, आधा घर किसका मान लो, एक घर ये किसका, अक्षित का, और दूसरा घर किसका, सेकंड हाउस वाइफ का। इसे दो घर मान लो, आधा घर जो है वो अपने आप में पूरा घर किसका, अक्षित का, और दूसरा घर किसका, वाइफ। लेकिन मैं कह रहा हूं अक्षित के इसके अलावा, अक्षित के पास इसके अलावा दो घर और हैं। अक्षित को कहते हैं इनकम टैक्स भाई तेरे तीन हो गए, तीन हो गए तेरे घर, तीन हो गए, एक ये और ये आधा ये, इसको एक घर मान, तीन माफ करवा ले, कौन से दो करवाने हैं तेरी चॉइस, बाकी एक पे क्या लगेगा, टैक्स। क्लियर है, बोलोगे डाउट? इसलिए दो घर मानने हैं, ये तो इसलिए बेटर है। देखो कई बार ना हस्बैंड वाइफ बिना ध्यान दिए ज्वाइंट घर ले लेते हैं, तो दिक्कत है। आपको क्या लेना चाहिए, अगर और कोई घर लेने ही नहीं आगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वरना एक के नाम लो, एक का ही माना जाएगा पूरा बड़ा घर, सही है ना, वो एक माफ फिर एक और माफ हो जाएगा। अब अक्षित को पंगा पड़ गया ना, अगर ये वाइफ के नाम ही ले लेता ये वाला घर सारा, तो वाइफ को एक घर माफ, इसको दो घर वो माफ, अब इसके तीन हो गए, समझ गए, ये दो घर। पर कई बार फायदा भी होगा, आगे जाके मैं बताऊंगा। हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम, जिस घर में आप रहते हो इंटरेस्ट कम होता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जिस घर में, ये घर कौन सा घर है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, जिस घर में आप रहते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलती है एक आदमी को, 2 लाख। मैक्सिमम डिडक्शन कितने रुपए की, 2 लाख, समझ गए। यानी अगर मेरे नाम एक घर है, मैंने लोन लेके खरीदा है, मैं उसमें अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूं, उस पे इंटरेस्ट है 4.5 लाख, तो कितना लेस होएगा, 2 लाख लॉस आएगा, आने दो 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं। इससे बेटर था कि वो घर में क्या ले लेता, ज्वाइंट, वाइफ के नाम और मेरे नाम, लोन भी ज्वाइंट, तो वाइफ अपनी इनकम में से 2 लाख रुपए लॉस कम करती, मैं अपनी इनकम में से 2 लाख, और घर हमारे पास है नहीं, समझ गए ना, 2-2 लाख दोनों को माफ, 4 लाख रुपए की डिडक्शन, फायदा है, और इनकम उड़ा देगा ये लॉस, ठीक है ना। लेकिन नुकसान तब है जब आपने और घर ले रखे, तब भैया 2 से ज्यादा माफ नहीं होगी, इसलिए तब सोच लेना एक घर ही माफ करवा लो, मतलब पूरा पूरा बड़े वाला। क्लियर है। एक केस और बताना, एक दोस्त राम है, दूसरा दोस्त श्याम है, बड़ा घर, राम ने बनाया ये बड़ा घर, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड, राम परिवार के साथ रहता है, श्याम के पास भी ऐसे प्लॉट है। श्याम ज्यादा सियाना बनता है, वो कहता है कल को बच्चे बड़े होंगे, आपस में ना बने तो अलग घर होगा तो बढ़िया रहेगा, बाद में लड़ाइयां होती हैं, प्लस किराए पे चढ़ाना आसान हो जाता है। उतनी जगह देखो बराबर सी लग रही है ना, ये वाली जगह और ये वाली जगह बराबर है, प्लॉट बराबर थे, राम ने इतना बड़ा एक बनाया, श्याम ने छोटे छोटे क्या बना लिए, 1 2 3 4 रह, राम भी उसमें रहा, ये 4 में रह रहा है श्याम, लेकिन हाउस तो 4 हो गए, बॉर्डर अलग हो गया ना, बाउंड्री अलग होगी, बाउंड्री अलग होगी तो इनकम टैक्स कहता है कितने हो गए, 4। क्या नहीं सर, बात तो कोई नहीं, बाउंड्री क्या है, प्लॉट तो उतना ही बड़ा है, बाउंड्री इसलिए बना ली कि फ्यूचर में अलग करनी, बाउंड्री औखी हो जाती है इसलिए। सर ये बात तो है क्या, मैं रहता हूं, मेरे बच्चे रहते हैं, स्टोर रूम में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सर सेल्फ ऑक्युपाइड है। इनकम टैक्स कहता है चुपचाप 2 छांट ले, बाकी 2 क्या है, 2 एनी टू हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है वो क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट, और रिमेनिंग टू हाउस क्या हो जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट। इनको लेट आउट मानते हुए क्या देना पड़ेगा, नोशनल रेंट पे टैक्स। तो बढ़िया है, बड़ा घर जो है
बाउंड्री अलग ना करो। आप एक्स रूलर हो, एक्स रूलर समझ हो, पुराने राजाओं के खानदान से हो, तो उनके पास तो बड़े बड़े पैलेस हैं, तो वो पैलेस भी एक घर ही माना जाता है, माफ। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम सुना होगा, एक्स सीएम थे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो वो पंजाब में आज भी रहते हैं, वो उनका घर ही है। एक का तो नाम है मोती महल, उसमें इतना बड़ा पैलेस ही है राजाओं का पुराना, उसमें एग्जीबिशन लगता है। एक आधी बार जाना हुआ है बचपन में, एग्जीबिशन बहुत बड़ा, अंदर एग्जीबिशन, तो वो पैलेस है बड़े बड़े, तो एक पैलेस माफ हो जाएगा उनको। हम अपने छोटे घरों में रहते हैं, हमें छोटा घर माफ हो जाएगा, उनको पैलेस माफ हो जाएगा, और क्या है, माफ एक है, सॉरी दो है, मतलब दो माफ, दो से ज्यादा पे क्या लगेगा, टैक्स। राजा लोगों के पास 3 पैलेस हैं तो 2 माफ करवा लो, बाकी एक पे क्या देना पड़ेगा। वैसे तो लगभग पैलेस अब खत्म हो रहे हैं। क्या किया, राजस्थान जाओ और भी कई जगह पुराने पैलेसेस को होटल बना दिया उन्होंने, और किरायों पे चढ़ाते हैं, जबरदस्त किराया लेके। जो हिस्टोरिकल चीजों को देखने के शौकीन रखते हैं, पैसे की कमी नहीं, शौक अपने आप बन जाते हैं, वैसे जिनके शौक भी ऐसे होते हैं, वो लाखों रुपए किराए पे चढ़ते हैं, फिर वो देते भी हैं लोग, तो वो होटल बना दिए गए हैं। पैलेस कहाँ रहे, वो राजा लोग अपने नई बिल्डिंगों में रहते हैं, उनमें ने होटल बना दिए। कईयों ने क्या कर रखा है, अभी मैं उदयपुर गया था, उदयपुर वालों ने काफी हिस्सा तो पर्सनल रख रखा है उसका, आधा पब्लिक के लिए खोल रखा है, टिकट एंट्री फीस लेते हैं, पर्सनल है उनका, किराए पे मतलब वो चार्जेस आते हैं उस पर विजिट करने के काफी, तो सिस्टम है अलग अलग। चलो पैलेस भी माफ है, समझ आया। बाउंड्री, कई बार क्या होता है ना, बंदा लापरवाह होता है, जैसे मान लो बहुत बड़ा प्लॉट है, ये बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ा हो गया ना, इसके अंदर तो क्या बनाया, ये खाली प्लॉट है, बेटर है पता है क्या करो, अगर आप इसे लेट आउट कर रहे हो तो दिक्कत क्या है, किराया तो इसी पोर्शन का आएगा ना नॉर्मली। आप इसको पूरा घर बनाओ, इसकी बाउंड्री ना बनाओ, बाउंड्री बनाओगे ना तो वो 2 चीजें मान ली जाएंगी। कल को इसमें भी घर बनाना पड़ गया आपको, तो इनकम टैक्स कहेगा एक ये दोगे, समझ गए ना। आप इसकी बाउंड्री बीच में ना बनाओ, हाउस टैक्स का नंबर अलग ना लो, बिजली का मीटर अलग ना लगवाओ, वरना दिक्कत ये आएगी, कल को इस खाली प्लॉट में घर बनाना पड़ गया तो अलग अलग घर मान लिए जाएंगे। और एक ही बाउंड्री रहने दो, उसके अंदर ही बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, आप अपना ट्रैक्टर खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली मैदान गांवों में होता है जैसे, तो वो एक घर है, कल को जरूर तो उसी घर में बनाए जो, और एक ही माना जाएगा, समझ गए। 2 से ज्यादा माफ नहीं है, तो 2 क्या, एक ही बहुत है अपने को तो माफ, समझ गए। तो बाउंड्रीज अलग करने से दिक्कतें आती हैं, क्लियर। यानी अगर जिसको इनकम टैक्स की नॉलेज है वो बढ़िया बढ़िया अपना प्लान करके चल जाएगा, और प्लानिंग अच्छी होगी तो टैक्स भी सेव कर लेगा, चोरी नहीं करेगा, टैक्स सेव करेगा। चलो पीजी पेइंग गेस्ट बता दिया, ये सेक्शन 26 याद रख लोगे। ज्वाइंट ओनर वाला बता दिया, अलग अलग माना जाएगा वो। पीजी बता दिया, अगर किराया अलग होता है तो बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी, खाना वाना बिजनेस, नहीं होता तो सारा बिजनेस, क्लियर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है रेंट की इनकम आए तो भी किस चैप्टर में जाएगी, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। एक तो होटल, होटल की इनकम किस चैप्टर में जाने वाली है, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी नहीं। दूसरी बात, आपने कोई बिल्डिंग इसलिए किराए पे दी है ताकि आपका खुद का बिजनेस क्या हो जाए, एफिशिएंटली चल पाए। बिल्डिंग इसलिए किराए पे दी है, वरना किराया कमाना एम नहीं, आपका एम, नॉट द एम टू अर्न इनकम। आपका एम इनकम कमाना नहीं है बिल्डिंग से, आपका एम खुद का बिजनेस क्या है, अच्छे से चले। याद होगा मैंने एग्जांपल पकोड़े वाले का दिया था, पकोड़े वाला क्या करता है, पकोड़े वाला चाय वाले को दे देता है, बताया था ना। पकोड़ा शॉप है, उसकी दुकान पे आते हैं लोग, कहते चाय, क्या चाय नहीं है, छोड़ो फिर हम नहीं खाते पकोड़े, कहता है चाय तो चाहिए यार, मजा ही नहीं आता पकोड़े चाय के साथ खाए बिना। वो परेशान है, दूसरी दुकानों पे भाग जाते हैं कस्टमर, क्योंकि वहां पे चाय भी है। उसने क्या किया, चाय कौन बनाएगा, उसने एक बड़ी दुकान थी, बड़ी दुकान में छोटा सा ये केबिन बिल्डिंग का निकाल के लेट आउट कर दिया, किसको, लेट आउट टू टी स्टॉल ओनर, उसको दे दिया। रेंट ले लिया उससे मामूली 500 रुपए महीना,
12 महीने का कितना रेंट ले लिया? 6। इधर आप खुद का ओन पकोड़ा बिजनेस, खुद का क्या चला रहे हैं आप? बिजनेस, ऐसा है ना? तो भैया ये किराया किस चैप्टर में जाने वाला है? ये पीजीबीपी में जाएगा, टैक्सेबल इन पीजीबीपी, क्योंकि किराया मार्केट से कम है। और इसका एम क्या है? इसका एम खुद का बिजनेस पकौड़े वाला अच्छा चले, दिक्कतें आ रही थी इसलिए किराए पे दी है, ना कि किराया कमाने के लिए। झंझट ही होता है बिल्डिंग किराए पे देखे। तो क्या ये सारा का सारा किस चैप्टर में जाएगा? पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं। मैंने अपना बताया था आपको कि मान लो अपन किसी कैंटीन वाले को दे दें छोटा सा भी, बच्चे चलो चिप्स कुरकुरे खा लेंगे, या छोड़ो इस बिल्डिंग में नहीं, सामने प्लॉट पार्किंग में बना के दे दिया छोटा सा दुकान, भैया यहाँ एक तो फोटोस्टेट की मशीन लगा ले, बच्चे फोटोस्टेट कराते हैं, कुछ खाने पीने का सामान रख ले, कुरकुरे चिप्स वगैरह ये। तो वो इसलिए दिया ताकि अपने स्टूडेंट को दिक्कत आती है, फोटोस्टेट करवाना, चिप्स कुरकुरे खाने के लिए दूर जाना, यहीं से खा लेंगे, इसलिए किराए पे दिया। तो ये इनकम क्या है? ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं, ये क्या है? पीजीबीपी। मैंने बताया था कई कॉलेज स्कूल वाले क्या करते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस को छोटी सी बिल्डिंग किराए पे दे देते हैं ताकि बच्चे हॉस्टलर हैं जो उनके पैसे जमा हो सके, उनका स्पीड पोस्ट हो सके। वो नेशनल कॉलेज ने दे भी रखा है। तो वो किराया किस चैप्टर में जाएगा? पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। समझ गए? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुधियाना में इंडस्ट्रीज हैं, किस चीज की इंडस्ट्री है लुधियाना में? फेमस है लुधियाना क्यों? हाँ, कपड़ा, फैब्रिक्स वगैरह ये सारे बनते हैं, मोंटी कार्लो ये सारे वही बनते हैं, स्टैंप लगाए जाओ। आदि ये शोरूम है ना जितने, वही बनते हैं, स्टैंप लगा लगा के बेचे जा रहे हैं। कोई तोल के लाता है, कोई कैसे लाता है, कोई कैसे लाता है। बताते हैं, मेरा एक कजन है वहां लुधियाना में काम करता है, उसने भी जीन्स का प्रोजेक्ट लगा रखा है। मैंने बात की, मैंने कहा कितने वाली जीन्स? कहता जी 150 से 125 रुपए में बढ़िया जीन्स बना के दे देते हैं हम। 125 रुपए में जीन्स बढ़िया। कहता वही है जो ब्रांड लग के आप 2-2 हजार रुपए में लेते हैं, सोचो। और वही छोटा ब्रांड 1000 में दे रहा है, कोई 700 में दे रहा है, फिर इतने मीडिएटर है। बल्क में काम चलता है वहां, बहुत बड़े स्केल पे काम चलता है। तो देखो क्या हुआ, सुनो। कई बार आप कोई स्वेटर, कोई शर्ट लेते हो या लेडीज के सूट हो तो बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी, जेंट्स की शर्ट पे भी थोड़ी बहुत हो सकती है, ब्लेजर वगैरह पे, लेकिन वो एम्ब्रॉयडरी वाले बंदे दूर दूर बैठे हैं, उनके पास कपड़ा जाता है, वो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई वगैरह करके फिर देके जाते हैं, हमें लाना पड़ता है, कपड़ा दे के आना पड़ता है। अपन ने क्या किया, फैक्ट्री के बाहर की बिल्डिंग का एक पार्ट उनको दे दिया, तुम यहीं बैठ के यार कर लो ना एम्ब्रॉयडरी का काम, तुम्हें आसान हो गया, फ्री में दे लो। फिर तो चैप्टर क्लोज अगर फ्री है। लेकिन अगर उनसे थोड़ा बहुत किराया ले भी लिया तो वो किस चैप्टर में जाएगा? बिजनेस, क्योंकि अपना बिजनेस कन्वीनियंटली चले इसलिए उनको किराए पे दिया है, ना कि किराया कमाने के लिए कि भैया राउंड पेट्रोल का खर्चा बचेगा, बार बार जाते हैं कपड़े लेके फिर लेके आते हैं, यहीं बैठ के बना लेंगे। समझ आई ना बात? ये क्या हो जाएगा? पीजीबीपी का किराया। और सुनो, ये लो, डॉक्टर एक्स कुमार, बिल्डिंग है डॉक्टर एक्स कुमार की। इन्होंने क्या किया, ये हॉस्पिटल है, इनका हॉस्पिटल है, ठीक है, फिजिशियन है या सर्जन है। ऊपर इन्होंने स्टाफ के लिए क्या बना दिया? क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर, ठीक है ना, कंपाउंडर, नर्सिस, जूनियर डॉक्टर बिठा दिए। उनसे रेंट ले रहा है थोड़ा वो डॉक्टर, उनसे ले रहा है 5000 रुपये महीना। किस लिए? उनको ऊपर किस लिए ठहरा है कि रात को कोई इमरजेंसी केस आ जाए, कोई पॉइजन वाला केस आ जाए तो ऊपर से फटाफट स्टाफ संभाल तो लेगा, तो स्टाफ दूर रहता हुआ आएगा, इतने में पेशेंट वेट करेगा, चलता बनेगा ऊपर। तो इसलिए क्या है, स्टाफ को क्या है, पास रहना जरूरी है, ठीक। इसलिए किराए पे दिया। किराया कमाने के लिए डॉक्टर को क्या 5000 रुपए किराए की जरूरत है क्या? बिल्डिंग बना के ऊपर किराए पे दे, इसलिए दिया है। थोड़ा बहुत किराया, आप कहते हो सर फिर किराया लेता क्यों ना ले, किराया भी ना ले, सोचो ना, इसलिए ले लेता है। फ्री का माल ना कई बार अगले को ये लगता है ये तो वैसे ही है, फालतू है, डॉक्टर का फायदा है तो दे रहा है फ्री, ले लो पैसे, थोड़ा रिपेयर करवा लोगे, थोड़ा बहुत और खर्चे कवर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत किराया ले लेते हैं आप। अगर ले लेते हैं तो वो बिजनेस की इनकम है। अपने इंस्टीट्यूट के, ये इंस्टीट्यूट के सामने ना बिल्डिंग नहीं थी, अब तो चलो फिर भी ये दुकानें बन गई, बिल्डिंग नहीं थी, खाली प्लॉट पड़े थे, बाउंड्री तक भी नहीं लगी हुई थी।
तो ना दिक्कत होती थी। इंस्टीट्यूट मतलब सुन्ना सा एरिया लगता था जब हमने यहाँ बनाया, तो हमें डर था भी कोई चोरी हो जाए, कोई तोड़फोड़ कर दे इस तरह। तो ऊपर के फ्लोर पे एक मतलब वॉचमैन था, मतलब वो बंदा रखा हुआ था जो पीएन, उसकी फैमिली मतलब वो रहते थे, मतलब भी चलो ठीक है, रेंट वेंट नहीं था भी उनको, हमें ये था कि निगरानी हो जाएगी, उनको जगह चाहिए थी, तो बंदा इस पर्पस के लिए कई बार दे देता है, कभी कभी फ्री में तो कभी कभी बहुत मामूली किराया लेके। उसका पर्पस तो क्या है, अपना फायदा करना, भी अपना बिजनेस सही चले, दिक्कत ना आए। तो वो इनकम अगर ली है तो वो किस चैप्टर में जाएगी, पीजीपीपी। समझ गए ये सारे पॉइंट। तो इस टॉपिक के अंदर ये भी ये कह रहा था कि अगर आपने किराया लिया तो वो किस चैप्टर की इनकम होगा, पीजीबीपी। अब आ गई कंसोलिडेटेड रेंट। कंसोलिडेटेड रेंट का मतलब समझे कि बिल्डिंग के साथ फर्नीचर भी आ गया, लगा लगाया मिल जाता है। अभी चंडीगढ़ जाना हुआ, कोई रिलेटिव का फ्लैट था तो वो देखने चले गए हम लोग, तो वो बता रहा है, मैंने कहा यार क्या यार ये सोफे तोड़े पड़े हैं, तुम्हारे फ्रिज जो है उसका वो जो कवर कुवर तोड़े पड़े थे ये वो। कहता जी बात ये है कि ये फ्लैट हमने किराए पे दे रखा था, तो किराएदार यहाँ पे चंडीगढ़ में ट्रेंड है कि बच्चे आते हैं या लोग आते हैं, अब वो बेड, फ्रिज, चिमनी, सोफा, ये सारी चीजें कहां से लाएंगे, और फिर खाली करने पड़ते हैं तो उठा के लेके जाना भी मुश्किल। कहते हैं यहाँ पे 99% इस सारे एरिया में बिल्डिंग फर्निश्ड ही किराए पे चढ़ती है, नहीं तो कोई लेता नहीं। तो कहता है जी हम ये सोफा, बेड, फर्नीचर लगा के देते हैं, और किराएदार आपको पता ही खराब कर जाता है जाते हुए, कहीं भी क्या। तो लेकिन हम इतना किराया ले रहे हैं कि साल का किराया इन सामान का देखे तो थोड़ा आधा तोड़ भी दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। मान लो आपने बिल्डिंग का रेंट लिया, इस केस में रेंट लिया बिल्डिंग फर्निश्ड का साल का 3 लाख, ठीक है। इसमें बिल्डिंग का ले लो, बाकी सबका क्या कर दो, साइड में कर दो, उनका किराया अदर सोर्सेज में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में तो किसका जाएगा, सिर्फ बिल्डिंग का। पता लगता है जिस 3 लाख रुपए में फर्नीचर का रेंट जुड़ा हुआ है 60,000, इसमें स्विमिंग पूल के चार्जेस भी जोड़े हुए हैं 10,000, बिजली के बिल की कॉस्ट ली है जुड़ी हुई है 30। सीधी सी बात है, बिल्डिंग का रेंट कितना है, बिल्डिंग का रेंट जो है वो 2 लाख रुपए है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या जाने वाला है, 2 लाख। ये तो आपने बिजली का बिल भरा, किराएदार से ले लिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मालिक के जो और खर्चे लगे वो किराए में से काट लो, बचा हुआ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। क्लियर है, बाकी चीजों को किनारे कर दो। पर मैं कह रहा हूं बाकी चीजों में खर्चा ही लेता है मालिक, ना भी लेता हो तो इनकम टैक्स कहता है खर्चे काट। तू उससे कंपोजिट रेंट ले रहा है सब चीजों का मिला के, मान लो 5 लाख, उसमें बिजली का बिल तू भर रहा है, पानी का बिल भर रहा है, रिपेयर करवा रहा है, एक उसको पियन दिया हुआ है, स्विमिंग पूल बना के दे रखा, उसकी मेंटेनेंस, सब माइनस कर ले बिल्डिंग के टोटल रेंट। पता क्यों, अब बैंक में जॉब करते हो आप, बैंक में जॉब करते हो, वहां भी ये प्रॉब्लम आती है क्या, बैंक मैनेजर को सारा किराया कहां से मिल जाता है, बैंक से। उसको ऑप्शन होता है भी तू अपना देख ले किराए पे, हमारे पास तो है नहीं, तू अपना ले ले, किराया हम दे देंगे। वो इस चीज का कई बार फायदा उठाता है, वो सामने वाले मालिक को कहता है कि ये भी बीच में दे दो, ये भी, क्योंकि उसको तो स्लिप मिल जाएगी किराए की, और वो किराया कहां से मिल जाएगा उसको, बैंक से। तो वो क्या कहता है, कहता जी सारी इंक्लूडिंग ऑल रेंट, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटी, किराया मिल गया 6 लाख, जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, एक नौकर भी, एक पूल भी है, लिफ्ट की रिपेयर मेंटेनेंस भी है, सब। तो ये कॉस्ट काट लो, इन सब चीजों की कॉस्ट काट लो, कॉस्ट ऑफ ऑल एमिनिटीज प्रोवाइडेड विद हाउस, उन सब चीजों का खर्चा क्या है, पता लगता है जी 180 का खर्चा, काट लो। हाउस प्रॉपर्टी में कितना जाने वाला है, हाउस प्रॉपर्टी में 4,20,000 जाने वाला है, सही है। बाकी कॉस्ट काट लो, सारे 6 लाख को हाउस प्रॉपर्टी में ले जाना ठीक नहीं। क्लियर, तो बता रहा है बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। एक बंदा कहता है जी अलग अलग ना हो सारा, तो सारा फिर अदर सोर्स में ले जा सकते हैं हम, मतलब मान लो किराया भी है बाकी चीजों का बिल्डिंग के साथ, अलग करो, सीधी बात है, बिल्डिंग बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर अलग नहीं होता, और चीजों के भी किराया बिल्डिंग के साथ, कार भी दे रखी है किराया उसका भी है, तो सारा हम अदर सोर्सेज में ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें 30% फिर नहीं मिलती, नुकसान आपका है। स्टाफ क्वार्टर बता चुका हूं,
स्टाफ क्वार्टर, सही है। कहता है बिल्डिंग के साथ फैसिलिटी मिली है, तो फैसिलिटीज का किराया पीजीबीपी में देखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में तो बिल्डिंग बिल्डिंग का आएगा। कैंटीन किराए पे दे रखी है, बता चुका हूं स्कूल वालों ने, ताकि बच्चे परेशान ना हो, ऐसे ही है ना, भी बच्चा बाई चांस कोई लेके नहीं आया खाना साथ में, जल्दी जल्दी में आ गया, तो कैंटीन हो, कम से कम वो बच्चा वहां खा ले। तो कैंटीन वाले को इसलिए किराए पे दिया कि स्कूल कॉलेज अच्छे से चले, ठीक है। टायर पंचर वाला बताया था, आप सर्विस करवाने जाते हो स्कूटर कार की, क्या वो पंक्चर वाला काम भी करता है क्या मैकेनिक? ना, वो तो टायर सर्विस वाला अलग है। तो उन्होंने वर्कशॉप वालों ने एक टायर वाले को दुकान किराए पे दे दी छोटी सी निकाल के, कि तो टायर पंचर लगवा, हमारे कस्टमर खराब नहीं होंगे, तो वो किराया हाउस प्रॉपर्टी नहीं। किस चैप्टर की इनकम है? पीजीबीपी। नेक्स्ट, ये सबको हाउस प्रॉपर्टी वाली बिल्डिंगें माफ है। किन किन को बिल्डिंगें माफ है? बिल्डिंग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की है, किराए पे देते हैं, तो इनकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं है। किनको? जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो गया, मंदिर ट्रस्ट वाले किराए पे देते हैं ना बिल्डिंगें, उन पे टैक्स माफ है। ट्रेड यूनियन समझे, लेबर के लोगों ने मिलकर यूनियन बना रखी है और उनके पास अच्छे पैसे इकट्ठे हुए हैं, दान भी आता है, उन्होंने बिल्डिंग बना के किराए पे दी तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को भी बिल्डिंग किराए पे दो तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं। लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी किराए पे देती है बिल्डिंग, तो किराए की बिल्डिंग पे टैक्स नहीं। साइंटिफिक रिसर्च करने वाले CSIR जैसे इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबोरेटरी, उनको भी किराया आता है तो टैक्स नहीं। फार्म हाउस अगर गांव में है, फार्म हाउस बताया था ना, कितनी दूर हो, या तो लैंड रेवेन्यू लगता हो, या फिर 10,000 से कम आबादी वाले में हो, या फिर 10,000 से 1 लाख वाले से 2 किलोमीटर दूर, 1 से 10 लाख से 6 किलोमीटर दूर, 10 लाख अबव पॉपुलेशन वाले एरिया से 8 किलोमीटर दूर हो, तो ये हाउस प्रॉपर्टी माफ है। ये खास काम का नहीं, फॉर्म हाउस वाला पॉइंट काम का था, वो पढ़ लिया, बाकी काम का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल, धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, इनको साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रॉपर्टी का किराए पे टैक्स नहीं देना। और ये चैप्टर टैक्स एक्चुअल किराए पे नहीं, बल्कि किस पे लगाता है? एनुअल रेंटल वैल्यू पे। सुनो, मैं कहता हूं ईशान का एक घर है, ईशान ने मेरे को किराए पे दे दिया, ईशान ने सुमित को किराए पे दे दिया, लेट आउट कर दिया घर, ठीक है, उसका रेंट सिर्फ ले रहा है 100 रुपए महीना, 12 महीने का कितना रेंट ले रहा है? 12। और सराउंडिंग एरिया में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट क्या चल रही है? घर की वैल्यू नहीं, रेंट की वैल्यू। आसपास किराया 3 लाख चल रहा है, मुझसे कितना ले रहा है वो? इनकम टैक्स कहता है ये सफेद झूठ है, इतनी कंसेशन थोड़ी होती है, अगर होती भी हो तो हमें क्या, अगर इतनी है तो भी क्या, हम तो टैक्स किस पे लगाएंगे? 3 लाख पे। टैक्स ऑन फील है। इनकम टैक्स ऐसा चैप्टर है, ये एक्चुअल किराया आता है या जो आ सकता है, विच एवर इज हायर। और तुमने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, पता क्यों? क्योंकि एक तो टैक्स भी 3 लाख पे लग गया ना 3 लाख पे, और व्हाइट मनी भी कितनी बनी? 1200। कल का इनकम टैक्स क्या? 1200 ये तेरे पास। बैंक में ज्यादा जमा हुए तो बताना पड़ेगा कहां से आए, क्योंकि तूने खुद बताया तेरे को 100 रुपए किराया आ रहा है। क्या भाई साहब आपने टैक्स तो 3 लाख पे लगा लिया? क्या तो वो तो हमारा रूल है तो लगा लिया, बाकी तुझे तो 1200 रुपये आए, यानी पंगा। तो इससे अच्छा आप फेयर मार्केट वैल्यू उससे कम किराया बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगा लेगा? विच एवर इज। हाँ, आसपास के मोहल्ले में किराया चल रहा है 5 लाख और आपको किराया आ रहा है 6 लाख, टैक्स 6 पे लगेगा, तो तब झूठ बोलने का फायदा है। तब अगर आप 5 लाख के अंदर बता दोगे तो टैक्स क्या हो जाएगा? कम। चलिए, बट वही बात है, ब्लैक का पैसा हो जाएगा, बाकी बैंक में जमा नहीं करवा पाओगे, पूछा जाएगा फालतू पैसा कहां से आएगा। ईशान सोच रहा उड़ा देंगे सर खा पी के, 6 लाख है, 5 लाख बता दिया, लाख रुपए बैंक में नहीं डाल सकता तो खा पी के उड़ा देंगे, टैक्स क्यों भरे 6 लाख पे? वो एक अलग बात है, ठीक है, ये चीज। अब एक और ड्रामा सुनो, सेक्शन 23(5), ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ, सेक्शन 23(5). एक बंदा कहता है बिल्डिंगें तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है भाई साहब, आई एम बिल्डर, बिल्डिंगें बनाना, खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी डीलिंग मेरा बिजनेस है, तो ये बिल्डिंगें मेरी हाउस प्रॉपर्टी में आनी नहीं चाहिए। इनकम टैक्स कहता है तेरे जैसे ड्रामेबाज बहुत आते हैं यहाँ, क्यों? तेरे 5-6 घर होंगे, ठीक है, किराया आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा,
खाली पड़े तो भी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। आपको पता है 2 से ज्यादा घर क्या है, डीम टू बी लेट आउट। तू बचना चाहता है हाउस प्रॉपर्टी वाले नोशनल रेंट से, तू क्या कह रहा है, मैं तो बिल्डिंगें बेचना खरीदना मेरा काम है। इनकम टैक्स कहता है जब तेरा घर कंप्लीट हो गया या दुकान कंप्लीट होगी, घर दुकान नहीं घर, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो घर ही होता है ना, जब दुकान तेरी कंप्लीट हो गई, सॉरी घर कंप्लीट हो गया, तुझे अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया भी हाँ ये कंप्लीट है, उसके उस साल के खत्म होने के 2 साल और माफ, वो तेरा बिजनेस का बिल्डिंग माना जाएगा, बिजनेस का स्टॉक माना जाएगा। लेकिन 2 साल बाद भी तूने नहीं बेचा तो उसके बाद क्या माना जाएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी में कवर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर वाला रूल लगेगा। समझ गए? मान लो मैं कहता हूं आप बिल्डर हो, आपकी बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कंप्लीटेड ऑन 1 सितंबर 21। हाँ जी, 1 सितंबर 21 कौन से साल में आ गया, 21-22 में आ गया। 1 सितंबर 21 का मतलब 21-22, इसके 2 साल और ले लो। इसके बाद ये साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 22 को एंडेड ऑन। ये साल एंडेड ऑन कब है, 31 मार्च 22। इसके बाद 2 साल ले लो। प्रीवियस ईयर कौन सा, 22-23। प्रीवियस ईयर कौन सा, 2 साल माफ, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं भैया, बिल्डिंग है बेच रहा है, बिजनेस है इसका, बिल्डिंग है बेचना, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन आफ्टर 2 ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड, इसके बाद तो ये क्या मान लिया जाएगा, कवर्ड इन हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी क्या, 2 से ज्यादा होने पे टैक्स लगता है। इसलिए ये ड्रामा नहीं चलेगा। लोगों ने तरीके ढूंढ रखे थे कि हम ये दिखा देंगे कि बिल्डिंग क्या है सर, बेचने के लिए पड़ी है, बिक नहीं रही, बेच रहे हैं हम, तो 2 साल तक बेच ले भैया। 2 साल में नहीं बिकी तो उसके बाद तो क्या, ये डीम टू बी लेट आउट मान ली जाएगी 2 साल बाद। समझ आ गया ये पॉइंट, क्लियर? और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें टैक्स किस पे लगता है, नोशनल पे। आ नहीं रहा तो भी टैक्स लग सकता है, क्लियर? जीएवी नाम का कंसेप्ट है। ये सेक्शन था इस बाद में। एनुअल रेंटल वैल्यू का मतलब यही होता है कि जो किराया आया या आ सकता है विच एवर इज हायर, यानी नोशनल रेंट की बात करता है। इस चैप्टर का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या करना है आपको, ग्रोस एनुअल वैल्यू, जीएवी, शॉर्ट में क्या बोलूंगा इसे, जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये ना अलग अलग कैटेगरीज हैं इसकी, उसके अकॉर्डिंग कैसे जीएवी निकलेगी बताऊंगा। रफ आइडिया बता रहा हूं क्या, रफ आइडिया ये है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ये होती ग्रोस एनुअल वैल्यू। तुम्हें जो किराया आ सकता है, ईआरवी की फुल फॉर्म अभी आएगी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ईआरवी, और एक्चुअल रेंट आया कितना, विच एवर इज हायर। आसपास के मोहल्ले में किराया चल रहा है 6 लाख और मुझे किराया आ रहा है 3 लाख, इनकम टैक्स कहता है विच एवर इज हायर कितना, 6। सुमित तेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, 6 लाख। पर 6 लाख में से तू क्या कम कर ले, म्युनिसिपल टैक्स पेड, आउटस्टैंडिंग बेस पे नहीं है, ये डिडक्टेड ऑन पेड बेसिस। पे करोगे तो लेस होंगे, बाय ऑनर, ऑनर पे करेगा तो लेस होंगे। तो क्या आएगी, नेट एनुअल वैल्यू। सही है, जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो कैसे आएगी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, लेस क्या करो, म्युनिसिपल टैक्स। नाम से क्लियर है, म्युनिसिपैलिटी जो टैक्स लेती है उसे क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। किस नाम से लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, फायर ब्रिगेड टैक्स, एनवायरमेंट कंजर्वेशन टैक्स, साफ सफाई रखने का टैक्स। जिस भी नाम से म्युनिसिपैलिटी आपके शहर में टैक्स ले रही है, दैट्स कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्स। क्या अपने शहर में आ रहा है म्युनिसिपल टैक्स, बिल्कुल आ रहा है पड़ा है म्युनिसिपल टैक्स। तो वो फायर ब्रिगेड टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से सिरसा म्युनिसिपैलिटी ले रही है।
कुछ शहरों में क्या है, कंजर्वेंसी टैक्स भी है साफ सफाई रखने के लिए। जो भी टैक्स किसी भी नाम से म्युनिसिपैलिटी ले, एजुकेशन टैक्स या कुछ, वो सारा क्या हो जाएगा, कम। कौन भरे, अगर मालिक। जैसे मान लो मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी राजकुमार को, किराया ₹1,00,000 का है, हाँ जी, राजकुमार से मैं किराया कितना ले रहा हूं, राजकुमार से रेंट ले रहा हूं ₹1,00,000 साल का, ठीक है। ERV एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 70,000 है, तो विच ऑडिटर क्या है, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। लेस कर दो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मी, पेड बाय मी। मान लो मैंने 10,000 भरे, तो मेरी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब इनकम टैक्स कहता है चल सुमित तेरे को 24A की डिडक्शन देते हैं, स्टैच्यूटरी डिडक्शन। कितनी मिल जाएगी मुझे स्टैच्यूटरी डिडक्शन, 90,000 NAV का कितने %, 30, टूट फूट वगैरह का कितने रुपए, 27। एक चीज और कम कर दो बस, इनकम टैक्स कहता है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस, यूज फॉर हाउस। मान लो एक्चुअल ड्यू बेसिस पे कम होता है, कैश दिया चाहे नहीं दिया, इंटरेस्ट लग गया तो लेस करो, जितना भी ड्यू हुआ उतना। मान लो मेरे पे इंटरेस्ट लगा 30,000, पर मैंने पेड किया इसमें से सिर्फ 20, 10,000 पे क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो आपको कितना कम करना है, पूरा 30 कम करना है, जितना खर्चा है अक्रूवल बेसिस पे। क्लियर। तो हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम कितने रुपए आ गई बताना, हाउस प्रॉपर्टी 90,000 माइनस 27 माइनस 30, 57 कम कर दो, 33,000 टैक्सेबल इनकम आ गई। छोटा सा फॉर्मेट है इस चैप्टर का, बोलो कोई डाउट। क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएवी, जीएवी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। कैसे आती है, ईआरवी यानी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, हार ही लेंगे ताकि टैक्स ज्यादा लगाया जा सके। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, ध्यान देना, पेड बाय ओनर, बार बार कह रहा हूं। मान लो मैंने क्या कहा, मालिक हूं मैं, मैंने किराएदार को कहा भैया ₹1,00,000 से कम बिल्डिंग नहीं दूंगा, प्लस और सुन ले फिर बताना, वो पहले हां कर रहा था, मैंने कहा सुन ले पहले, प्लस म्युनिसिपल टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय यू फ्रॉम योर ओन पॉकेट। तुझे अपनी जेब से देना होगा, सर ये तो गलत है। मैंने कहा फिर रहने दे, ना ले और देख ले, क्या चल फिर कोई नहीं, दे दो। तो वो बिल्डिंग का जो म्युनिसिपल टैक्स है क्या मेरी पॉकेट से लगा, किसकी पॉकेट पे बर्डन उसका आया, किराएदार। तो मुझे मेरा टैक्स क्यों कम हो, इनकम टैक्स कहता है सुमित तेरा टैक्स क्यों कम हो, नहीं होगा सुमित तेरा टैक्स, क्योंकि ये किसने पे किया है, पेड बाय टेनेंट। तो भैया तेरी पॉकेट तो हल्की हुई नहीं, तुझे क्यों कम करने देंगे हम, इनकम टैक्स कहता है। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, ₹1,00,000 ही एनएवी, ₹1,00,000 पे 30% स्टैच्यूटरी दे दो, कितनी, 30 का आ गया इंटरेस्ट। इनकम कितनी आ गई सुमित तुम्हारी, 40। यानी अगर ये किराया म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होगा तो कम होगा, पेड बाय टेनेंट होगा तो नहीं। चलो एक बात बताओ, म्युनिसिपल टैक्स का पर्चा आ गया 10,000, किराएदार आया, कहता बाबू जी वो म्युनिसिपल टैक्स भरना था। मैंने कहा भाई प्लीज यार मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, तू भर देगा, तू भर दे, किराए में से काट ले यार, मेरे पास टाइम नहीं। वो भरा, किराएदार ने किराए में से काट लिया, तो क्या लेस होगा, कैश किसने दिया, मुझसे तो ले लिया, पॉकेट तो मेरी पे बर्डन है, यस इट विल बी डिडक्टेड। क्लियर। अब एक और बात, मान लो मैंने म्युनिसिपल टैक्स भरा नहीं कई सालों का, इस साल इन करंट ईयर मैंने क्या किया, 23-24 में, प्रीवियस ईयर में मैंने ना 4 साल पास्ट और 1 साल कौन सा, करंट ईयर, मैंने 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स जो कि 6,000 रुपए पर एनम है, 30,000 रुपए इकट्ठा भर दिया। म्युनिसिपल टैक्स पेड इन क्या 23-24 में मैंने म्युनिसिपल टैक्स क्या है इकट्ठा पे कर दिया। क्या ये 30 का 30 लेस हो जाएगा, यस। मैंने क्या कहा, इस पे कैश पेमेंट बेसिस का रूल है, क्योंकि पास्ट में जब आपने भरा नहीं था, क्या ये पास्ट में लेस हुआ, नहीं ना। अब भरा तो अब भी लेस ना करोगे तो ये तो लेस ही नहीं हुआ, कहीं लेस करो। आप इनकम में से पूरा 5 साल का कितना कम कर देना, 30। लॉस आता आने देना, चिंता मत करो, लॉस आता है तो आने दो। अब कितना लेस कर देना, पूरा 30।
समझ आई बात? जितने सालों का भरा मालिक ने पूरा लेस कर दो। और अगर एनएवी माइनस में आ गई बाई चांस, वैसे एनएवी माइनस में आएगी क्यों, किराया आएगा या जीरो होगा, किराया आ रहा है पर म्युनिसिपल टैक्स कई सालों का बढ़ने की वजह से एनएवी क्या आ गई माइनस। मान लो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू 1 लाख है, हमें कहने लगा म्युनिसिपल टैक्स 12,000 रुपये महीना, 12,000 पर annum है और 10 सालों के इकट्ठे भरने पड़ गए। कितने रुपए भरने पड़ गए, 1,20। एनएवी म्युनिसिपल टैक्स की वजह से 20,000 रुपये क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसमें से स्टैच्यू डिडक्शन मत देना, कहां से माफ करूं, तू तो पहले माइनस चल रहा है, नहीं, लेकिन माइनस से भी क्या कम कर देना, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस, घर के लिए जो लोन लिया वो उसका इंटरेस्ट मान लो 15,000 रुपए का है, तो टोटल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने रुपए का आ गया, समझ आई? यानी लॉस किस वजह से आ सकता है, जब कई सालों का म्युनिसिपल टैक्स भरो, एनएवी क्या आ सकती है आपकी, नेगेटिव। और अगर एनएवी नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव में से क्या कम होगा, सिर्फ इंटरेस्ट। स्टैच्यू डिडक्शन जीरो या माइनस में से नहीं देते, एनएवी जीरो हो तब भी नहीं देते, माइनस में हो तब भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होगी तो स्टैच्यू डिडक्शन देंगे। ये सारी बातें नोट्स में है, सुनते चलो, अनिल बेनीवाल के नाम से क्वेश्चन भी आएगा इस चीज का नोट्स में, ठीक है? बोलोगे डाउट, समझ आया? चलो, तो इस तरह से ये म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे, ये देखो बता रहा है नेगेटिव, नीचे नेगेटिव एनएवी आ सकती कई सालों का टैक्स भरने की वजह से, तब डिडक्शन सिर्फ किसकी मिलेगी, इंटरेस्ट, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। क्लियर? एक्चुअल रेंट कौन सा लेना है, बिल्डिंग वाला लेना है। अगर बिल्डिंग के साथ बिजली पानी के बिल नौकर चाकर मिले हैं तो उनकी कॉस्ट को क्या कर लेगा, कम, फिर जो बचेगा वो किराया हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। म्युनिसिपल टैक्स का मीनिंग समझा रहा है नीचे नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 पेज नंबर 3 क्या समझा रहा है, म्युनिसिपल टैक्स का मतलब एनी टैक्स, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स और फायर ब्रिगेड टैक्स, वाटर टैक्स, एजुकेशन टैक्स, जो म्युनिसिपलिटी ले रही है वो क्या है, म्युनिसिपल टैक्स। अगर फॉरेन में घर है, फॉरेन में भी म्युनिसिपल टैक्स लगा है तो वो भी कम हो जाएगा, लगा है पे किया आपने तो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और एक और बात, कई बार ना ऐसे भी देता है, देखो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस, ये रेंटल वैल्यू होती है पूरी बिल्डिंग की, ईंटों सीमेंट की वैल्यू नहीं, 5 लाख। सुनो, म्युनिसिपल वैल्यू कमेटी वालों से पूछो कि सर कोर्ट कॉलोनी में ऐसे करके घर या दुकान है, किराया कितना होगा आपके अकॉर्डिंग, कमेटी वालों ने बताया जी 5 लाख होगा, तो म्युनिसिपल टैक्स दे रखे हैं पेपर में 10%, ना बोले तो म्युनिसिपल टैक्स किस पे होते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू पे। तो यानी म्युनिसिपल टैक्स कैसे बनते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू इनटू टैक्स की परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख है, टैक्स की परसेंटेज 10, तो म्युनिसिपल टैक्स कितने रुपए के आगे, 50,000 आगे। कभी म्युनिसिपल वैल्यू दे दे तो क्या आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स, और कभी टैक्स दे दूं तो क्या आ जाएगी, म्युनिसिपल वैल्यू। इस क्वेश्चन में मैं क्या देता, टैक्स 50,000 का है 10% के हिसाब से, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितने की आ गई, 5 लाख। क्लियर, काम आएगा ये पॉइंट, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे लेस होता है, याद रखना। इंटरेस्ट किस बेस पे लेस होता है, ड्यू बेसिस पे, एक्रूअल बेस पे, जितना लगा वो। लेकिन जो टैक्स है म्युनिसिपल टैक्स वो पेड बेसिस पे। क्लियर, तो ये कह रहा है देखो नोट्स में बिल्कुल क्लियरली पेज नंबर 3 पे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जितने पे करेगा उतने माइनस हो जाएंगे। एनएवी आ गई, 2 डिडक्शन है सेक्शन के साथ याद रखनी है, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 26 ज्वाइंट ओनर का, ठीक, सेक्शन 24 डिडक्शन का, सेक्शन 23(5) बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक, कंप्लीशन वाले साल के अगले 2 साल तक टैक्स नहीं, उसके बाद टैक्स है। चलो समझ आइए कैसे हाउस प्रॉपर्टी सोल्व होता है। अब इसमें डिडक्शन का और इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो मैं करूंगा, अभी नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ईआरवी कैसे आती है। और जो मैं मेथड बता रहा हूं बड़ा आसान है, जो बुक्स में भरा पड़ा, एक्ट में भरा है, आईसीआई ने भरा है, ये चैप्टर आप हमारे नोट्स करो और आईसीआई के या मार्केट में आने वाली किसी भी बुक के करो, 99% स्टूडेंट इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाते।
और आईसीआई की बुक तो पेपर ही ऐसे देती है 115 बीएसी का यूज बहुत कम बताती है। अपन ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन में बताया था कि 115 बीएसी माइंड में चलता रहे। कौन सा रिजीम? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वर्सेस ऑप्शनल रिजीम। चलो ईआरवी कैसे निकलती है? ईआरवी का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लिस्ट ऑफ टू। ईआरवी कैसे आएगी? देखो ईआरवी आएगी लिस्ट ऑफ ए और बी, जो कम है वो ईआरवी है। क्या? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, और दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। अब सुनो, यहां मैंने एमवी लिखा है, फुल फॉर्म लिखा है, आप सुनते चलो। एमवी मींस म्युनिसिपल वैल्यू, एफआरवी मींस फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू तो कौन बताएगा? म्युनिसिपलिटी वाले अंदाजन किराया। सुनो, म्युनिसिपलिटी ऐसे बताती है, कुणाल ने जाके कहा म्युनिसिपलिटी वालों को, सर मेरा 200 गज का घर है और मेरा घर मान लो आरएसडी कॉलोनी में बता रहा है। क्या सर मेरा आरएसडी कॉलोनी में घर है, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, कहता ऊपर के फ्लोर पे राइट साइड जो छोटा कमरा है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू बता दो। वो कहता भैया क्या बातें कर रहे हैं, हम कमरा कितना बड़ा है कैसे, हमें क्या पता, हमारे रिकॉर्ड में नक्शे में तो तेरा ट्रिपल स्टोरी घर है 200 गज का, पूरी बिल्डिंग का म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख बनता है, तू कर ले अब उसका टुकड़ा। एक फ्लोर का 2-2 लाख हो गया, एक फ्लोर का भी आधा करना है तो 1-1 लाख हो गया, चौथा हिस्सा करना है। ऐसे म्युनिसिपलिटी किसी टुकड़े का नहीं, पूरी बिल्डिंग की वैल्यू बताती है, उसको टुकड़े में आपने बांटना है। तो म्युनिसिपलिटी जो वैल्यू बताती है दैट्स कॉल्ड म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू क्या है? सराउंडिंग में एक्सपेक्टेड रेंट इन सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया में क्या किराया चल रहा है। जैसे मान लो ईशान का घर किराए पे है, उसकी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालनी है, तो पड़ोसी से जाके पूछा, वो 1-2 लाख ज्यादा ही बताएगा, कहते लगने दो इस पे टैक्स ज्यादा ही बताता है। तो चलो फेयर रेंटल वैल्यू आसपास जो किराया है, म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपलिटी किराया बता रही है, विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड रेंट अपने शहरों में लगता नहीं, कई शहरों में कौन सा लगता है? रेंट कंट्रोल एक्ट। बड़े बड़े शहरों में वहां क्या है, जैसे बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में वहां क्या है, किराए के झगड़े बड़े हैं वहां, तो वहां पे क्या है, रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि बोरीवली में आपका फ्लैट है तो उसका ये किराया, बांद्रा में है तो ये, अंधेरी में है तो ये, बंदर में है तो ये, तो वो लिखे हुआ उन्होंने किराए। तो किराए जो हैं उनके देख लिए जाएंगे, पता लग जाएंगे, वो रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे शहर में है रेंट कंट्रोल एक्ट? ना ना, हमारे कहां, इतना झगड़ा नहीं है किराए को लेके, वहां झगड़े हैं। 11 महीने से ज्यादा बॉम्बे किराए पे नहीं देते वो, क्योंकि वहां कब्जे कुब्जे का रोला। 11 महीने बाद नया घर आपको जी एग्रीमेंट कर लो दोबारा, हमारे तो दे देते हैं, तो कई साल, वहां नहीं, 11 महीने बाद छुट्टी, दूसरा देखो। चलो, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट है तो स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस। देखो आप आंसर बताना। लो, मैं कहता हूं ईआरवी लिस्ट ऑफ टू है, मैं अगर कह दूं म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख है, फेयर रेंटल वैल्यू आसपास के मोहल्ले में 6 लाख, विचौड़ीदार कितना आ गया? 6 लाख। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है पेपर में, वो दे रखा है 4.5 लाख, तो बोलो ईआरवी कितनी आ गई? 4.5 लाख आ गई। समझ गए? समझ गए? अगर मैं यहां कह दूं ईआरवी 9.5 लाख है और आसपास के मोहल्ले में और म्युनिसिपलिटी की वैल्यू 6, तो विच एवर इज लेस है लेस, क्या लोगे आप यहां पे? यहां पे आंसर जो लेंगे वो 6 लाख रुपए ले लेंगे। सही है ईआरवी। अब और देखना, मैं कहता हूं पेपर में एफआरवी दे नहीं रखा, लो जीरो ना मान लेना, नहीं दे रखा, जो चीज दे रखी है वही उसी से काम चलाओ। ये नहीं कि म्युनिसिपल वैल्यू 40 और फेयर रेंटल वैल्यू 0, तो भी विचौड़ीदार क्या होगा? 4 लाख होगा, पर लेना ही नहीं आपने, नहीं दे रखा। तो आपका फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या आ गया? 4 लाख। स्टेप बी का आंसर क्या है? 9.5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 लाख। अगर 2.5 लाख रुपए स्टैंडर्ड रेंट है तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 लाख। ईआरवी निकालनी आ गई। अब थोड़ा और बदलता हूं, लो थोड़ा और बदलता हूं, मैं कहता हूं यहां पे कि भैया 4, फेयर रेंटल वैल्यू 6 लाख है, तो विचौड़ीदार क्या लोगे? आसपास की लोकेशन के हिसाब से 6 लाख। स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, लो जीरो ना लिख देना,
है ही नहीं तो छोड़ो, कंपैरिजन करना ही नहीं, है ही नहीं तो स्टेप ए ही आंसर है। ईआरवी कितनी आ जाएगी 6। क्लियर। मान लो और चेंज कर रहा हूं, और चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अकेली म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है म्युनिसिपल वैल्यू 4। फेयर एंड नहीं है तो ना से ही जो है उससे काम चलाओ। कितना दे रखा है 4। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर 4 लाख ही रहेगा। समझ आया। ईआरवी निकालने में किसी को कोई दिक्कत? ये देखो ईआरवी यही, अगर आप आईसीआई की बुक पकड़ लोगे वो ऐसे समझाता है स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू से, तो ये, और फिर कभी कहेगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं लेने। अपा ने एक ही बात कह दी, ए और बी में से जो कम है वो आंसर है, दोनों बातें कवर उसमें हो गई जो लॉ में लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच इधर स्टैंडर्ड रेंट अगर है पेपर में दिया हुआ, इन दोनों में से जो लिस्ट है वही क्या हमारा आंसर। ठीक, नीचे एक एग्जांपल है बताना, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी, स्टेप ए, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी ईआरवी निकालनी है, फेयर रेंटल वैल्यू 30, फिर ये म्युनिसिपल वैल्यू 30 और ये कितना 33, दोनों में से ज्यादा क्या है 33। और नीचे बी स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है 40 स्टेप ए में, तो अपनी ईआरवी कितनी आ गई 33। और अगर ये बी स्टेप में आ जाओ स्टैंडर्ड रेंट 30 दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट 30 दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 ही आ जाएगा 30। सही है। ईआरवी निकालनी आ गई या नहीं, बोलो किसी को डाउट यहां तक? एक कैटेगरी और करा दूं ये बस, बोलो। एक कैटेगरी पे चलता हूं, यहां पे एक सेक्शन है 23(1). क्या कहता है ये सेक्शन 23(1), याद रखना, सेक्शन वाइज चार्जिंग। 23 सब सेक्शन 5 बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक, 26 ज्वाइंट ऑनर। और ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 23(1). अपन ने इस कैटेगरी को नाम दे दिया, बुक्स में नाम वाम नहीं होते। ठीक, तो चलो कैटेगरी ए अपन ने नाम दिया, क्वेश्चन पढ़ते ही कैटेगरी माइंड में आ जानी चाहिए। अपन अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे, एक कैटेगरी ए अपन ने नोट्स के अकॉर्डिंग नाम दिया है होल ईयर लेट आउट। एक घर क्या है होल ईयर लेट आउट, पूरा साल किराए पे, कभी खाली नहीं कभी खुद नहीं रहे, पूरा साल किराए पे, कैटेगरी ए। नोट्स में ऐसे ही बनाया रखा है होल ईयर लेट आउट एंड वेकेंट ड्यूरिंग द ईयर, वेकेंट ड्यूरिंग द ईयर, कुछ देर किराए पे कुछ देर खाली, मतलब खाली आप रहे नहीं उसमें, खाली पड़ा रहा। कैटेगरी बी लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लेट आउट है पर साल के बीच में जब खाली हुआ ना, खाली ही पड़ा रहा, महीना 2 महीने 3 महीने, फिर तो कैटेगरी बी। खाली पड़ा था, आपने सोचा खाली क्या करना है, अपा इसमें रह लेते हैं उतनी देर जब तक नया किराएदार नहीं आता, आप उसमें रह गए तो उस कैटेगरी को किसमें ले जाओ, ये वेकेंट है और ये खुद रह गए, कैटेगरी सी। आपको क्या लगता है किस कैटेगरी में टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, बी के सी? सी, बी और सी में सी में यूज कर रहे हो आप अपने फायदे के लिए और बी में खाली पड़ा है, तो सी में बी से ज्यादा टैक्स लगेगा। चलो डी होल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड, होल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड, पूरा साल आप बिल्डिंग में क्या है खुद रहे हो, कैटेगरी डी। 4 कैटेगरी मेन है, देखो मेन कैटेगरी जो क्वेश्चन एग्जाम में आने उसमें कैटेगरी 4 ही ज्यादा मेन है। कौन कौन सी? पूरा साल खुद रहे, बहुत इजी है कैलकुलेशन इसकी, होल ईयर लेट आउट, कैटेगरी बी let out as well as vacant during the year, category C let out as well as self occupied during the year, category D whole year self occupied, आप खुद रह रहे हो। ऐसे घरों को इनकम टैक्स कहता है 2 माफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ को 2 से ज्यादा पे क्या लगेगा नॉशनल बेसिस पे टैक्स। इसके बाद जो कैटेगरी कम काम में आती है हाउस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब पहले घर था ही नहीं, मैं कह रहा हूं हाउस कब बना, हाउस ही साल के बीच में बना, हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 अगस्त 2023, इसका मतलब पहले 4 महीने बिल्डिंग थी नहीं, अप्रैल में जून जुलाई बिल्डिंग थी नहीं,
कब कंप्लीट हुई है? 1 अगस्त को। तो ये एक अलग कैटेगरी है, हाउस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। और लास्ट कैटेगरी मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस। ये अपन ने नाम दिया है, इससे ना क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। लास्ट वाली 2 कैटेगरी कुछ खास नहीं है। लास्ट, बिल्कुल लास्ट कैटेगरी ई क्या कहती है? DEF कह लो, नाम कोई भी रख लो, ये ई कर लो, इसको क्या कर लो, F। देखो, अगर 2 से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इनकम टैक्स क्या कहता है? एनी 2 हाउस कैन बी ऑप्टेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड बाय यू, मोर देन 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है तो डीम टू बी लेट आउट। इस तरह से कैटेगरी बनाई गई है। फिलहाल मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं? सेक्शन याद रखना, 23(1) सेक्शन 1, 23 सब सेक्शन 1। होल ईयर लेट आउट है तो क्या करना है? जीएवी निकालनी है। जीएवी का आइडिया दिया था ना अभी, जीएवी कैसे? एक्चुअल रेंट और ईआरवी विच एवर इज हायर। ध्यान देना, यहां एक्चुअल रेंट का मतलब अनरियलाइज्ड रेंट नहीं कम करना। अनरियलाइज्ड रेंट बैड डेट्स की तरह होता है, वो नीचे लेस करना है। कब लेस करना है वो मैं बता दूंगा। अनरियलाइज्ड रेंट वो है जो किराएदार बेचारा मजबूर है, दे नहीं पाया किराया और आपने उसे घर से निकाल दिया और वो बिना किराया दिए चला गया, 1-2 महीने का, 3 महीने का किराया नहीं दे गया, दैट्स कॉल्ड अनरियलाइज्ड। मान लो 12 महीने का किराया 5,000 रुपए महीना, 60,000। आपने एक्चुअल रेंट यहां कितना लेना है? 60,000 पूरा, 5,000 रुपए महीना, 12 महीने का कितना? 60। ईआरवी कितनी? ईआरवी मान लो 40,000 रुपए है, तो आप कंपेयर करो इसे, ईआरवी 40 पूरे साल की और एक्चुअल किराया कितना बनता है? 60। तो आप क्या लेंगे यहां? 60। मैं कहता हूं कि 5,000 रुपए महीना किराया था ना, 2 महीने का किराया किराएदार नहीं दे गया, कुछ शर्तें हैं लेस करने की। क्या आप सच बोल रहे हैं? ये कोई कंडीशन है कि अगर एक बंदा कहे, वही बात होगी गीता पे हाथ रख के कहो कि सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो, जज कहता है तुमने मर्डर किया है और आप उम्मीद करते हैं वो ये बोलेगा गीता पे हाथ रख के कि हाँ मैंने मर्डर किया, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा लगता है। तो कस्में खिलानी बंद कर देनी चाहिए। अंग्रेज दिलवाते थे कस्में, क्यों? ये मतलब ओथ करवाते थे क्योंकि उनको लगता था हिंदुस्तानी बड़े धार्मिक और इस तरह के विचारों के हैं और ये धर्म कर्म के नाम पे क्या है, झूठ नहीं बोलते। लेकिन अब तो पता ही नहीं, वो धर्म सिखाने वाले ही पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, मान के चलो। और बाबों का स्टैंडर्ड कितना हाई फाई हुआ पड़ा है, आपको पता है? कितनी सिक्योरिटी, शहर हिल जाता पूरा जब आते हैं। आए होंगे, आपको पता है ये चीज है। चलो तो वही सिस्टम चल रहा है। चलो, आपका 2 महीने का किराया नहीं आया, इनकम टैक्स कहता है शर्तें ये हैं, आप बोनाफाइड तरीके से सारी कहानी बता रहे हैं जो सही है, नेचुरल है, सही है। फिर क्या हाउस खाली करवा लिया डिफॉल्टर से? हाँ जी, निकाल फेंका उसे, और घर तो नहीं दिया ना, यहां से निकाला, आगे वाले में बैठ जा भाई मेरे। इसका मतलब सेटिंग, अनरियलाइज्ड रेंट है ही नहीं, अनरियलाइज्ड रेंट है ही नहीं, तो कोई डिफॉल्टर को और कर देगा? मेरा कोई फीस ना दे और मैं उसको कहूं कोई नहीं, कोई बात नहीं, तू और फीस और सब्जेक्ट और पढ़ ले, ऐसा होता है क्या? आप एक आदमी को उधार माल दोगे और वो उधार माल का पैसा नहीं देगा तो उसे और माल दोगे? मतलब झूठी कहानी है। अगर तुम उसे और घर दे रहे हो, क्या लीगल एक्शन ले लिया? कर नहीं साहब, लीगल एक्शन नहीं। क्या बस फिर तेरा कोई किराया नहीं दे रहा, तू चुप करके बैठ गया? झूठ है ये। क्या सर केस डालूं? कहता हाँ केस डाल। शर्तें हैं, बोनाफाइड टेनेंसी हो, हाउस मस्ट बी वेकेटेड फ्रॉम डिफॉल्टर, ठीक, और अदर हाउस मस्ट नॉट बी लेटर टू सेम डिफॉल्टिंग टेनेंट, लास्ट लीगल प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अगेंस्ट डिफॉल्टर। यस यस यस, सारी कंडीशन पूरी। अब इनकम टैक्स कहते हैं, समझ सकते हैं तेरी तकलीफ, कर ले लेस। 2 महीने का किराया नहीं आया, लेस कर ले, सही। म्युनिसिपल टैक्स कितना लगा? मान लो 5, तो क्या आ गया यहां से? 45,000 रुपए क्या आ गई? एनएवी लेस कर दो 30% स्टैट्यूटरी डिडक्शन, कितना आ जाएगा? 13,500। लेस कर दो इंटरेस्ट की डिडक्शन, तो क्या आ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। मुझे को यहां पे मेन बात क्या बतानी है कि अनरियलाइज्ड रेंट नीचे लेस होता है जीएवी में से। अगर यहां 90,000 होता, ये लो ईआरवी 90 होती, किराया 60, तो यहां क्या लेता? 90, तब भी 10 नीचे कम होता। 90 10
80 5 कम करो तो कितना हो गया 75। समझ गए? फिर आप ये 30% कम करना और इस तरह, समझ गए ये चीज। तो ये नीचे कंडीशन बता रहा है एक्चुअल रेंट किसका लेना आपने, सारे साल का लेना है, जीएवी में से अनरियलाइज्ड रेंट लेस करना है। इनकम टैक्स की रिटर्न जो बढ़ते हैं ना पर रियल लाइफ में, उसके फॉर्मेट में भी यही लिखा है। पिछले सालों में आईसीआई गलती कर रहा था, तब भी हमने नोट्स में यही बताया था जो आज बता रहा हूं पुराने नोट्स में भी। लेकिन आईसीआई क्या करता था, एक्चुअल रेंट रिसीव होता है ना जो, यहां से अनरियलाइज्ड लेस करता था, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिटर्न का फॉर्मेट है वो कहता है ऐसे करो, उन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है ईआरवी और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर लेस अनरियलाइज्ड रेंट। तो अब आईसीआई ने ऑल्टरनेटिव बना के नीचे डाल दिया है कि आप ऐसे कर लो क्योंकि रिटर्न का फॉर्मेट ऐसे कह रहा है। क्लियर? ये शर्तें रूल 4 याद रखना, शर्तें किसकी है, रूल 4। इनकम टैक्स रूल्स होते हैं ना, रूल 4 सेक्शन 23(1) का रूल 4 जो कहता है टेनेंसी बोनाफाइड हो, झूठी कहानी ना हो, डिफॉल्टर टेनेंट से घर खाली करवा लिया, अगर कब्जा लिए बैठा है खाली नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट स्टेप ले लिए खाली करवाने के, कोर्ट कूट केस, और डिफॉल्टर को कोई और प्रॉपर्टी नहीं देनी और उसके अगेंस्ट सारी कोशिशें कर लो किराया निकलवाने की, फेल हो गए तो इनकम टैक्स कहता है कम करने देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। पेपर में नहीं लिखा शर्तें पूरी है कि नहीं, क्या ज्यूम कर लेना, कंडीशंस हैज बीन फुलफिल्ड। नीचे क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, कह रहा है ये वाला तो आप कर लेंगे, 4th 5th पढ़ता हूं, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 6, पढ़ो 5। गोवा में एक्स का घर है, गोवा में म्युनिसिपल वैल्यू कितनी 2 लाख, फेयर रेंट वैल्यू 240, स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, तो बताना ईआरवी कितनी आ जाएगी इस घर की। ईआरवी आ गई 2,40,000, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं। ओके, इस घर का म्युनिसिपल टैक्स कितने रुपए का है 20, एक्चुअल किराया कितना आ रहा है, बोलो एक्चुअल किराया 21,000 रुपए एक्चुअल किराया आ रहा है, जबकि म्युनिसिपल वैल्यू टैक्स कितना है 20। ये टेनेंट ने घर खाली कर लिया 31 अक्टूबर को, उसके बाद ये कितने किराए पे चढ़ा दी 25,000। बढ़िया, किराएदार नया 21 की जगह कितने में मिल गया 25। कई बार अफसोस होता है किराया गया, लेकिन अच्छा भी होता है, देखो 21 की जगह 25 आ गया। कहता है लेकिन पुराने डिफॉल्टर ने जिससे घर खाली करवाया, एक्स को सितंबर अक्टूबर 23 का किराया नहीं आया था क्योंकि मालिक मर गया था, उसके घर वालों के पास पैसे नहीं होंगे, खाली करवा लिया उनसे घर, 2 महीने का किराया नहीं आया। आप मुझे बताओ 21,000 एक्चुअल रेंट कितने महीने का है आपको, एक्चुअल रेंट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 21,000 कितने महीने का 5, कितने रुपए बना 1,5 बना, 1,5 2 महीने का किराया, कौन सा अगस्त और सितंबर कह रहे ना, नहीं सितंबर अक्टूबर, सितंबर प्लस अक्टूबर, इसका रेंट क्या है अनरियलाइज, कितने रुपए 21। मालिक कहता क्या करता, वो मर गया और उसके घर वालों ने किराया नहीं दिया 42, पुराने वाले से ये लेना था ना आपने। अब नया रेंट जो है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने किराए पे घर चढ़ गया 25,000 किराए पे चढ़ गया, कितने महीने 5, 1,25। अगर घर में डिफॉल्ट ना होता तो एक्चुअल रेंट कितना बनता, बोलो एक्चुअल रेंट 1,5 बनाओ बनाओ बनाओ, कितना बनता 272, पर ये आया नहीं, ये 42,000 आया नहीं, बनता तो 272। पहले इस क्वेश्चन में ईआरवी निकाल लिया आपने, कितने रुपए की ईआरवी है 240, और हमारी कैटेगरी कौन सी, पूरा साल किराए पे, हाँ पूरा साल किराए पे है, 2 महीने का किराया नहीं दिया अलग बात है, घर तो पूरा साल किराए पे है। तो हमारा फॉर्मेट कैटेगरी ए का क्या है जीएवी, क्या करना है एक्चुअल रेंट साल का और ईआरवी विच एवर इज हायर। मुझे बोलो एक्चुअल रेंट कितना बनता है 272 और ईआरवी कितनी है 240, बनाई थी ना वो, तो 272 ले लूं जीएवी, जीएवी लेस वो अनरियलाइज्ड रेंट। शर्तें पूरी हैं क्या, अनरियलाइज्ड रेंट रूल 4 की शर्तें ना लिखे तो अज्यूम कर लो पूरी हैं। 2 महीने का किराया उन्होंने नहीं दिया, बेचारे मजबूर हैं, कितने रुपए 42,000। म्युनिसिपल टैक्स पूरे साल का, साल से तो मतलब ही नहीं है उसका, किससे मतलब है पेड से, कितना भरा म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए 20, म्युनिसिपल टैक्स पेड कितने रुपए 20। तो आप मुझे बोलो
एनएवी कितनी आ गई, नेट एनुअल वैल्यू बोलो 210 आ गई। इसमें से डिडक्शन कौन सी दूं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A सेक्शन की डिडक्शन है क्या, 2,10,000 की एनएवी का 30% कम कर लोगे, एनएवी का 30% कितना 63,000। क्या इस घर पे इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो बोलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, बोलो 147 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब पूछ क्या रहा है वो आपसे पूछ रहा है एनएवी बताओ, ए में एनएवी बताओ, तो एनएवी कितनी आ जाएगी बोलो, एनएवी 210 आ जाएगी, आंसर देख लो 210। लेकिन कहता है बी सिचुएशन, घर अगर 2 की जगह 1 महीना ही अनरियलाइज रेंट होता, तो भैया यहां किराया अनरियलाइज कितना कम होता, अनरियलाइज 272 माइनस अनरियलाइज 21 होता, टैक्स तो 20 ही है, आंसर एनएवी कितनी आ जाती, 21,000 ज्यादा आ जाती, 231, 30% स्टैट्यूटरी कम करते, तो आंसर हाउस प्रॉपर्टी का क्या होता, 231 माइनस 30%, 161,700। किसी को डाउट, समझ आ गया क्या ये, बोलो आंसर ना एनएवी के हैं, वो कह रहे पेपर में एनएवी बताओ, तो आंसर सिर्फ एनएवी के हैं, इनकम के नहीं। एनएवी पहले 210 आ गई, अब एनएवी 231, हाउस प्रॉपर्टी के आंसर नहीं पूछे गए। समझ आ गया क्या ये, अभी ये पीछे के बीच के पेज पढ़े नहीं जाएंगे क्योंकि वो भी मैंने बताया नहीं, इंटरेस्ट वाला रूल, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी करेंगे, और ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कल बताऊंगा, जो मेन है इस चैप्टर का क्रक्स जो, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग का भी और इसका भी।